distance was traveled with speed 10 meter per second for half the time and with speed 15 meter per second for other half of the time. The mean speed of the rider averaged over the whole time of the motion is x by 7. The value of x is okay. क्वेश्चन को थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं, डायग्राम बना लोगे ब्रेक हो जाएगा, चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे राइडर जो है ना, मान लो उसको इन दी एंड ए से बी तक जाना था, पर उसने कहा कि जो राइडर है ना वो आधा डिस्टेंस 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। आधा डिस्टेंस, आधी दूरी, मान लो ये पॉइंट सी है, आधी दूरी, और ये जो दूरी उसने तय की वो 5 मीटर पर सेकंड से की। अब इसमें क्या है ना कि एसी डिस्टेंस और सीबी डिस्टेंस बराबर है, डिस्टेंस बराबर है। डिस्टेंस बराबर होने का केस ये वाला था, लेकिन उसने अगला फैक्टर भी दिया है। जो बचा हुआ पार्ट है सी से बी का पार्ट, सी से बी का जो पार्ट है उसने 10 मीटर पर सेकंड चला आधे समय के लिए और 15 मीटर पर सेकंड चला बाकी आधे समय के लिए। मतलब अगर सी से बी जाने में उसे 1 घंटा लगा तो आधा घंटा वो 10 से चला है और आधा घंटा वो 15 से चला है। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर लेट्स से एक बीच में पॉइंट आता है डी, तो सी से डी के केस में वो पहले चला है 10 मीटर पर सेकंड से, और डी से भी वो चला है 15 मीटर पर सेकंड से। फर्क क्या है कि यहां का टाइम टी नॉट है तो डी से बी का टाइम भी टी नॉट है। और नीचे वाला का क्या सीन है कि ए से सी की दूरी अगर एक्स नॉट है तो सी से बी की दूरी एक्स नॉट है। तो बड़ी सीधी सी बात है, देखो फॉर्मूला वाइज अपन चलेंगे, आप लोगों को वहां पे भी फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। तो जब तक आपको ये चीज क्लियर है आप आराम से फॉर्मूला अप्लाई कर पाओगे। तो पहली चीज तो फॉर्मूला के लिए है, यदि टाइम सेम होता है तो एवरेज स्पीड कितनी होती है। यदि टाइम सेम होता है एवरेज स्पीड होती है v1 प्लस v2/2। अब यहां पर टाइम सेम है तो C से D के लिए, मैं स्पेसिफिकली C से B के लिए बात कर रहा हूं, यहां के लिए जो एवरेज स्पीड हो जाएगी यानी कि 10 प्लस 15 डिवाइड बाय 2 हो जाएगी, वो आ जाएगी हमारे पास 25/2, इतने मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब यह है कि A से C वो 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, C से B वो 25/2 मीटर पर सेकेंड जा रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज कि हमारे पास ओवरऑल एवरेज स्पीड कितनी है। तो ओवरऑल एवरेज स्पीड के लिए आप क्या कहोगे कि देखो भैया अगर मुझे एवरेज स्पीड चाहिए तो वो फॉर्मूला हो जाता है 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2 के बराबर। क्योंकि जब डिस्टेंस सेम होता है x1 x2 अगर बराबर होते हैं तो स्पीड 2v1 v2 और v1 प्लस v2। पहला एक्स नॉट डिस्टेंस 5 मीटर पर सेकंड से, अगला एक्स नॉट डिस्टेंस 25/2 मीटर पर सेकंड। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 25/2 डिवाइड बाय 5 प्लस 25 डिवाइड बाय 2। तो देखो ये 2 से तो ऐसे कर लेते हैं, ये आ जाएगा 5 टू 10, 250 डिवाइड बाय 2 अपॉन 35 डिवाइड बाय 2 से 2 कट जाएगा और ये अपने पास आ जाएगा 550/7 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास एवरेज स्पीड आ गई 50/7 के बराबर। सो दिस इज द एवरेज स्पीड जिससे वो हॉर्स राइडर चला है। और क्वेश्चन में बोला गया है इट इज x मीटर पर सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 50 के बराबर। तो x इज 50, x इज नॉट स्पीड, ठीक है, 50 में आ जाएगी। तो बेटा इस तरीके से क्वेश्चन सिंपल है। अगर आप गौर से देखोगे तो 1 लाइन 2 लाइन, तो 2 लाइन का क्वेश्चन है, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड है। ऐसे ही क्वेश्चन बेटा बिटसेट में आते हैं, यही चीज वो चेक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है वेलोसिटी। अब हमने एवरेज के बारे में बात कर लिया, अब इंस्टेंटेनियस के बारे में बात करते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इसलिए हम लोग स्पीड और वेलोसिटी को अलग अलग डिस्कस नहीं करते हैं। अगर आप 10 मीटर पर सेकंड से जा रहे हो, अगर आप बोलोगे कि मैं 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा हूं इस समय पर, तो वो हो जाएगी इंस्टेंटेनियस स्पीड। आप बोलोगे मैं 10 मीटर पर सेकंड जा रहा हूं नॉर्थ, तो वो जगह वेलोसिटी। मतलब अगर आप स्पीड के साथ डायरेक्शन जोड़ दो तो वेलोसिटी बन जाती है इंस्टेंटेनियस के केस में। तो यहां पर अगर आप गौर से देखोगे कि वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव एज इट इज ए वेक्टर, बट स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव एज इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। बिल्कुल सही बात है कि वेलोसिटी डायरेक्शन के साथ होती है, स्पीड सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए वो नेगेटिव नहीं हो सकता। If a body is moving with a constant velocity, then the average velocity and instantaneous velocity are equal। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि भैया अगर वो कांस्टेंट स्पीड वेलोसिटी चल रही है, मतलब एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है बिना स्पीड चेंज के, 10 मीटर पर सेकंड से वो चल रही है तो 10 मीटर पर सेकंड से ही कंटिन्यूअसली चल रही है, तो उसका जो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है और जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो हमारे पास बराबर हो जाते हैं, ठीक है।
द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज यूनिफॉर्म इफ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डू नॉट चेंज। वेलोसिटी चेंज करने के लिए आपको आइदर उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन या फिर दोनों में से कोई भी एक चीज चेंज करोगे तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ना ही मैग्नीट्यूड चेंज किया ना ही डायरेक्शन चेंज किया तो वेलोसिटी चेंज नहीं हुई। वेलोसिटी चेंज करने के लिए या तो आपको स्पीड चेंज करनी है या फिर आपको डायरेक्शन चेंज करनी है। ए बॉडी कैन हैव नॉन जीरो स्पीड एंड जीरो एवरेज वेलोसिटी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मान लो एक बॉडी है, स्पीड के लिए डिस्टेंस को देखा जाता है और वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट को देखा जाता है। जस्ट इमेजिन कि एक बंदा यहां से शुरू करता है 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ता 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 यहां आ जाता है। अब जब वो वापस उसी पॉइंट पर पहुंचेगा तो उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट जीरो होने का मतलब है कि उसकी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। लेकिन व्हाट अबाउट स्पीड? उस इंस्टेंट पर उसकी क्या नॉन जीरो स्पीड होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि दौड़ रहा है ना, दौड़ते हुए स्पीड तो जीरो होगी नहीं। तो ये छोटे छोटे जो फैक्टर्स है ना वो आपसे कंफ्यूजन के लिए डाल सकता है, इसलिए मैं लिख के लाया हूं, डाल सकता है। इसको रीड करना और आगे बढ़ना, ठीक है। अगर आपको यहां पे समझ में आ रहे हैं तो आपको और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इतना सफिशिएंट है। If a body is moving with constant speed, then its velocity may or may not be constant. अब देखो constant speed से चलने का मतलब क्या है ना, कि आपने उठाई अपनी व्रूम व्रूम साइकिल उठा ली भैया एटलस की, तुमने दौड़ाई 5 मीटर पर सेकंड से, यूं जा रहे हो यूं जा रहे हो यूं जा रहे हो, चढ़ पेड़ पे चढ़ गए तुम, फुटपाथ पे चढ़े गए, नाली में चले गए, कहीं भी जा रहे हो, तुम जा रहे हो, बस तुम्हारी स्पीड हमेशा 5 मीटर पर सेकंड है, तुम उससे ना ही तेज जा रहे हो ना ही धीरे जा रहे हो। तो क्या तुम कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हो? हाँ चल रहे हो। पर वेलोसिटी इस केस में क्या कांस्टेंट है? क्योंकि तुम डायरेक्शन चेंज किए जा रहे हो कंटिन्यूअसली, इस केस में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। लेकिन वहीं तुम एक सीधी लाइन में चलोगे तो उस केस में स्पीड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी वही है, तो उस केस में वेलोसिटी कांस्टेंट, तो इट मे और मे नॉट बी कांस्टेंट, ठीक है। तो वेलोसिटी बदल भी सकते हैं, वेलोसिटी सेम भी रह सकती है, स्पीड यदि कांस्टेंट। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको सर्कुलर मोशन में भी ऐसे थोड़े थोड़े पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, कुछ कुछ जगह पे भी ऐसे पॉइंट्स देखने को मिलते हैं जो कि कंफ्यूज करने के लिए डाले जाते हैं, तो क्वेश्चंस भी आते हैं इन पे, ठीक है। फिर आता है चेंज इन वेलोसिटी। तो जैसे मैंने कहा वेलोसिटी को चेंज करने के लिए आपको या तो स्पीड चेंज करनी पड़ेगी या फिर डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। बीइंग मोशन इन वन डायमेंशन, हम एक ही लाइन के अलोंग बात करेंगे, और एक लाइन के अलोंग बात करने का मतलब क्या है? देखो, क्या आप ये समझते हैं कि जैसे मान लो पहला केस में लेता हूं, अगर मैं 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, अब मैं 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा हूं, या 15 लेते हैं, 15 मीटर पर सेकंड से जा रहा हूं, तो मुझे वेलोसिटी में चेंज चाहिए। तो जो वेलोसिटी में चेंज डेल्टा वी वेक्टर लिखा जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी देखो 15 मीटर पर सेकंड है, यानी कि 15 आई कैप है, इनिशियल 10 है तो 10 आई कैप अगर मैं लिखूं तो आ जाएगा मेरे पास 5 आई कैप के बराबर। यानी कि जो वेलोसिटी में चेंज हुआ वो यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है 5 मीटर पर सेकंड का, ये हमारे पास डेल्टा वी वेक्टर है, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर है। आपके पास अगर मैं एक छोटा सा और एग्जांपल लेता हूं, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। दूसरा एग्जांपल ये कि मान लो मैं इस तरफ 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था और कुछ समय बाद मैं इस तरफ मान लो 8 मीटर पर सेकंड से जा रहा हूं, ठीक है। तो मुझे डेल्टा वी चाहिए। अब मुझे डेल्टा वी चाहिए तो मैं कहूंगा डेल्टा वी वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, वो हो जाएगा 8, लेफ्ट साइड में तो माइनस का आई कैप, माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और राइट साइड में था 10 का आई कैप। तो भैया ये कितना हो गया? ये हो गया 8 माइनस का 8 माइनस का 10 तो हो गया माइनस का 18। तो मैं इसको लिख सकता हूं 18 माइनस आई कैप। व्हाट डज 18 माइनस आई कैप इंडिकेट? 18 माइनस आई कैप इंडिकेट्स की जो वेलोसिटी में चेंज आया है वो कुछ इस प्रकार से आया है कि अगर आप इसको यहां पे रखते हो, ये है ना, जो वेलोसिटी में चेंज है वो इतना पूरा वेलोसिटी में चेंज है, डेल्टा वी वेक्टर इज इक्वल्स टू 18 मीटर पर सेकेंड। ये तो आगे की ओर जो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी थी पहले वो 0 हुई, फिर वो पीछे की ओर 8 मीटर पर सेकंड हुई। तो पहले वो 10 का चेंज आया, फिर वो 8 का चेंज आया, तो टोटल 18 का चेंज आया। ये डायरेक्शन भी मैटर करती है वेलोसिटी चेंज में, और आपको मैग्नीट्यूड भी देखना है, डायरेक्शन भी, मतलब सब कुछ देख के चलना पड़ेगा। जब भी आपको चेंज इन वेलोसिटी लिखना है आपको सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, आप जल्दबाजी नहीं कर सकते। और मैं क्यों बता रहा हूं? मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होती है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन पढ़ा ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगी उसी डायरेक्शन में बेटा एक्सेलरेशन होगी। तो आप लोगों को भी ध्यान रखना है
कि वेलोसिटी किस डायरेक्शन में चेंज हो रही है। और निकालने के लिए मैंने आपको बताया सिंपल सा केस है, आई कैप के साथ आप लिखोगे आपको यूं दिख जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं सो दैट अगर बाय चांस कुछ आ जाए तो आपको काम आ जाए। अदरवाइज वेलोसिटी और स्पीड और एक्सेलरेशन का जो रिलेशन होता है कि कब वो एक्सेलरेट हो रहा है कब वो एक्सेलरेट नहीं हो रहा, वो भी हम डिस्कस करेंगे आफ्टर एक्सेलरेशन, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। The acceleration of the object at a given instant of time or at a given point of motion is called instantaneous acceleration। आपको पता है acceleration in general dv by dt से डिनोट करते हैं, ये हमारे पास instantaneous acceleration का फॉर्मूला होता है। instantaneous at a point is equal to the slope of tangent to the point of velocity time graph। चलो velocity time graph पे जब हम आएंगे तब ये बात कर लेंगे, बट फिलहाल हम लोग को याद रखना है कि these are the two ways जिसमें acceleration को लिखा जाता है, a is equal to dv by dt and it is again equal to d square x by dt square। ये हम लोग अभी बातें करेंगे ना। एक्सेलरेशन बीइंग रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ध्यान से सुन लेना कि ए वेक्टर हैज सेम डायरेक्शन एज डेल्टा वी वेक्टर नॉट वी वेक्टर। तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी में चेंज होता है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होती है, ना कि डेल्टा वी वेक्टर में, ठीक है। दूसरी चीज डायरेक्शन, जो कि आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डायरेक्शन के लिए। डायरेक्शन के लिए पॉइंट क्या है, देखो मैं आपको यहाँ पे चार छोटे छोटे चीजें दिखा रहा हूं। जिस सबसे पहले चीज ये है कि पार्टिकल की इस तरफ स्पीड थी 5 मीटर पर सेकेंड और फिर वो हो गई इस तरफ 10 मीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड राइट साइड में थी और वो राइट साइड में स्पीड बढ़ गई। दूसरा केस, इस तरफ स्पीड थी 5 मीटर पर सेकेंड और फिर बाद में इस तरफ स्पीड होगी 10 मीटर पर सेकेंड की। तो क्या होता है ना कि अब जैसे आप लोगों को मैंने ये वाला केस दिखाया था, दिस वन, 10 से 20 हुई तो इस तरफ, 10 से 15 हुई तो इस तरफ 5 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी का चेंज है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि भैया कि ये इसकी वेलोसिटी का चेंज है। अब क्या है ना कि अगर स्पीड बढ़ रही है तो जिस डायरेक्शन में स्पीड है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। डायरेक्शन के लिए बता रहा हूं मैं, लेफ्ट साइड में स्पीड थी और लेफ्ट साइड में स्पीड बढ़ रही है तो इस डायरेक्शन में हमारे पास एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा वो हमें पता चलता है कि स्पीड बढ़ रही है कम हो रही है। अब कईयों को लगता है कि देखो ये राइट साइड है, ये पॉजिटिव है, ये लेफ्ट साइड है नेगेटिव है। डायरेक्शन तो ऐसे देखते हैं, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव। तो बचपन में एक स्टेटमेंट पढ़ी थी सर हमने तो कि जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है उसको रिटार्डेशन बोलते हैं। तो बेटा वो सरासर गलत है, वो एक लिमिटेड टाइम की डेफिनेशन थी, उसको एक बार निकाल दो दिमाग से। एक्सेलरेटेड मोशन और रिटार्डेड मोशन में फर्क क्या होता है? एक्सेलरेटेड मोशन में स्पीड बढ़ती है। क्या इसमें स्पीड बढ़ रही है? बिल्कुल बढ़ रही है। क्या इसमें स्पीड बढ़ रही है? बिल्कुल बढ़ रही है। तो बोथ आर एक्सेलरेटेड मोशन। दोनों में स्पीड बढ़ रही है। तो रिटार्डेड कब होता है? रिटार्डेशन बेटा यहां होता है, देखो रिटार्डेशन यहां होता है कि हमारे पास ये पार्टिकल 15 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, अब वो मात्र 6 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, या फिर वो लेफ्ट साइड में 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, अब वो केवल 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। इन केसेस में क्या होता है ना हमारे पास कि अब अगर इस प्रकार का सिनेरियो है, राइट साइड में स्पीड लेकिन वो डिक्रीज हो रही है, तो वेलोसिटी में जो चेंज होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में होगा। वेलोसिटी में स्पीड, लेफ्ट साइड की स्पीड अगर कम हो रही है तो एक्सेलरेशन विल बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो हमारे पास एक्सेलरेशन इस तरफ हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा ना। जैसे लेफ्ट साइड में है नेगेटिव है लेकिन ये राइट साइड में है पॉजिटिव है। बट यहां पर जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है, दोनों में स्पीड डिक्रीज हो रही है, दोनों में स्पीड डिक्रीज। और जब स्पीड डिक्रीज होती है तो आपको ध्यान रखना है कि ये रिटार्डेड मोशन है। ये क्या है? ये रिटार्डेड मोशन है। तो आप लोग ऐसा ध्यान रखेंगे, जैसे लिखा भी हुआ है शायद, इट इज नॉट एसेंशियल दैट व्हेन वेलोसिटी इज जीरो एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो। ऐसा नहीं होता है। अब हम कहते हैं जैसे मैंने पार्टिकल को टॉप से ले जाकर छोड़ दिया तो बताओ उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? तो काफी सारे बच्चे जीरो लगाते हैं बड़ी स्पीड में। भैया एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में डिफरेंस समझो।
जब मैंने उसको यहां से छोड़ा उसकी वेलोसिटी थी 0, धीरे धीरे बढ़ेगी ना, और वेलोसिटी को बढ़ा कौन रहा है, एक्सेलरेशन तो बढ़ा रहा है, तो एक्सेलरेशन है, उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी 0 थी, तो वेलोसिटी 0 होते हुए भी एक्सेलरेशन 0 मतलब नॉन 0 हो सकती है। दूसरा पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है कि भैया ए एंड वी आर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव स्पीड ऑफ ए बॉडी इंक्रीज, तो जो मैंने बताया उसका ऑपोजिट है। अगर स्पीड और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड बढ़ेगी, स्पीड और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में तो स्पीड बढ़ेगी, उसको बोलते हैं एक्सेलरेट मोशन। और वहीं अगर ए और वी हैज ऑपोजिट साइन देन स्पीड डिक्रीजेस, अगर स्पीड और एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड डिक्रीज होगी, स्पीड और एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड डिक्रीज होगी। ये पॉइंट्स का ध्यान रखोगे, और इसी को रिटार्डेड मोशन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन, कितने प्रकार के मोशन हो सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास दो ही चीज होती है, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है या फिर मोशन पे होता है। बोथ आर रिलेटिव टर्म्स, मतलब किसके रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है, पर मैं उस साइड नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ बेसिक आइडिया लूंगा कि भैया रिटार्ड जो हमारे पास मोशन और रेस्ट होता है, रेस्ट तो हटाओ हमारे काम का ही नहीं, फिलहाल मोशन की बात करते हैं। मोशन में क्या होता है, सबसे पहला आता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट है और कॉरस्पॉन्डिंगली एक्सेलरेशन वेक्टर 0 है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या आता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आता है कि हमारे पास यहां पर एक्सेलरेशन नॉन 0 है, तो एक्सेलरेशन नॉन 0 होने का मतलब वेलोसिटी चेंज हो सकती है। इसमें दो प्रकार आते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन हमारे पास कांस्टेंट भी हो सकती है और एक्सेलरेशन हमारे पास वेरिएबल भी हो सकती है। तो हमारे पास जो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉम्प्लेक्स केस बोल दो, या फिर बोल दो कि कोई भी जनरलाइज्ड केस होते हैं ना, ये दिस इज द जनरलाइज्ड केस, इसमें सब आ जाता है। अगर आपको ये पता है तो आप इसकी इक्वेशन इसमें भी लगा सकते हो, इसमें भी लगा सकते हो, कोई इश्यू नहीं आएगा आप लोगों को। इसकी इक्वेशंस इसमें नहीं लगा सकते, इसकी इक्वेशंस इसमें नहीं लगा सकते, तो ये हमारे पास सबसे बेसिक रहेगा। बेसिक मतलब ये बेस है। इसमें अगर आप एक्सेलरेशन कांस्टेंट लोगे तो आपके पास इसकी इक्वेशंस आ जाती है, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 लोगे तो आपके पास इसकी इक्वेशंस आती है, और यूनिफॉर्म मोशन की तो इक्वेशन होती नहीं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड एंड टाइम जैसी चीज होती है, उससे ज्यादा उसमें कुछ भी नया नहीं आता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ो। हम सबसे पहले बात करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन की। जनरली हमारे पास जो इक्वेशंस हैं वो कैसी हैं उसके बारे में ध्यान से समझना। जनरली जो इक्वेशंस है हमारे पास कि लेट्स से आपको एक्सेलरेशन कांस्टेंट है नहीं है मुझे नहीं पता, वेलोसिटी चेंज हो रही है नहीं हो रही मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस ये जानना है कि कौन सी इक्वेशन पॉसिबल है कौन सी इक्वेशन पॉसिबल नहीं है। तो जो मैं इक्वेशन लिखने वाला हूं दीज आर पॉसिबल इन एवरी सिचुएशन। जिसमें सबसे पहले इक्वेशन यही है कि हमारे पास वेलोसिटी जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, ये हमारी सबसे पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन हमारे पास जो एक्सेलरेशन होता है वो हमारे पास डीवी बाय dt यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। और तीसरा इन्हीं दोनों को मिला के हमारे पास आता है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v dv बाय dx के बराबर। सिंपल सा चीज ना, मतलब अगर आप इसको dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड करते हो तो dx बाय dt इज वेलोसिटी एंड dv बाय dx बच जाता है। तो ये तीन इक्वेशन जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये तीन इक्वेशन आपको बहुत ही बढ़िया सी एक चीज बताते हैं, क्या बताते हैं देखो। अच्छा, इसी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, dx का इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू vdt का इंटीग्रेशन, ऐसे ही dv का इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू a dt का इंटीग्रेशन, या फिर v dv का इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू a dx का इंटीग्रेशन। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, उसको सॉल्व करने के लिए आप इंटीग्रेट करते हो। अगर आपके पास x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, आप डिवाइड इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल सकते हो। अगर आपके पास वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x है तो आप उसको इंटीग्रेट करके v एज ए फंक्शन x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल, मतलब इंटरचेंजेबल होता है। तो वो इंटरचेंजेबिलिटी कहां से आती है, वो बड़ी सिंपल सी आती है। जैसे मान लो आपके पास x है, आपके पास v है, आपके पास a है, ये एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है। अगर आप x को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, अगर आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगी। ये चीज हमें पता चलती है। वहीं इसका रिवर्स, अगर आप चेंज इन वेलोसिटी चाहते हो तो आप एडीटी इंटीग्रेट कर दो,
अगर आप चेंज इन पोजीशन चाहते हो तब आप VDT इंटीग्रेट कर दो, सीधा सीधा। मतलब dv का इंटीग्रेशन इज नॉट वेलोसिटी, वो चेंज इन वेलोसिटी। dx का इंटीग्रेशन इज नॉट पोजीशन, इज चेंज इन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट जिसको बोलते हैं। तो ये आपको पता होना, ये चीज देख लो गौर से, ये आपने बहुत बार कर लिया होगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन की आपको जरूरत होगी, बड़ा सिंपल सी चीज है, इसको ध्यान रखो, गौर से देख लो। किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो, इसको एक बार पॉज करके लिख लो, देख लो अच्छे से, कि भैया ये चीज जो है ना, ये बहुत लंबे टाइम तक चलती रहती है, जब तक एक्सेलरेशन वेरी कर रही है। जब तक एक्सेलरेशन वेरी कर रही है, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। और इसमें क्या है, और अगर मैं बात करूं, देखो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कैसे करना है, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, बड़े सिंपल से होते हैं। एग्जांपल्स में क्या होता है ना, आपको इतना समझना है कि वो क्या आपको प्रोवाइड कर रहा है और आपसे क्या पूछ रहा है, उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन है, रिलेशन बिटवीन टाइम एंड एक्स इज गिवन एज t इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, वेयर अल्फा बीटा आर कांस्टेंट, द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इज। अब ये जो इक्वेशंस आपको दिख रही हैं, ऑब्वियसली इसमें हमें नहीं पता कि वो कांस्टेंट है या नहीं है। तो अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप बेसिक पे जाओगे, और बेसिक हमें ये कहता है कि अगर आपको टाइम और एक्स में रिलेशन दिया हुआ है, लेट्स फाइंड dt बाई डी एक्स। अगर आप dt बाई डी एक्स करोगे, आपके पास आ जाएगा 2 अल्फा एक्स प्लस में बीटा, एंड व्हाट इज dt बाई डी एक्स इज 1 अपॉन वेलोसिटी, v इज इक्वल टू dx बाई dt होता है। तो आपके पास जो वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, वो आ गई 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस में बीटा। लेट्स से मुझे चाहिए एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो मैं v और x है, तो मैं a इक्वल टू v dv बाई dx करूंगा, तो मैं dv बाई dx निकालता हूं। अगर आप dv बाई dx करोगे, अब ये 1 अपॉन ये सब है, तो जैसे ना 1 अपॉन एक्स का जो अपन डिफरेंशिएशन करते हैं, -1 बाय एक्स स्क्वायर हो जाता है, जगह -1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 2 अल्फा आ गया। तो इसको अगर आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, भैया देखो मुझे चाहिए थी एक्सेलरेशन, मैं चलो पहले इसको लिख लेता हूं, ये क्या लिखा हुआ है, dv बाई dx की वैल्यू आ गई। अब देखो 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा तो हमारे पास 1 अपॉन वी के बराबर था, तो ये लिखा हुआ है माइनस ऑफ 2 अल्फा वी स्क्वायर के बराबर। तो भैया dv बाई dx अगर ये है, मुझे चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक्सेलरेशन, जो कि v dv बाई dx होता है। तो भैया अगर आप इसको v से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आ जाएगा -2 अल्फा v क्यूब के बराबर, दिस इज योर एक्सेलरेशन। और ये यार आप लोगों ने देखे होंगे क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत कॉमन है, आते रहते हैं हमारे इधर उधर, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पता है, -2 अल्फा वी क्यूब, ये हमारे पास आ जाएगा, और ये मेंस में भी आया हुआ है, अलग अलग जगह पूछा हुआ है, काफी जगह पूछा हुआ है, तो बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझ लो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन, a particle is moving in one dimension along x-axis under the action of a variable force. Its initial position was 16 meters right of origin. The variation of its position with time is given as this, where x is in meter and t is in second. The velocity of the particle when its acceleration becomes 0 is. Okay, ये हमारे पास एक PYQ है। इस PYQ में एक छोटा सा इशू है, क्या कि जो इसने कहा ना, इट्स इनिशियल पोजीशन वाज 16 मीटर राइट ऑफ ओरिजिन, यानी कि t इक्वल टू 0 पर x16 आना चाहिए था, लेकिन t 0 रखने पर x16 नहीं आता है। तो ये उनके पार्ट पे एक छोटी सी मिस्टेक है, लेकिन आपको कभी इस टाइप की मिस्टेक मिलती है ना, तो आप उससे क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओगे। आप क्या करोगे, आप देखोगे कि वो इंफॉर्मेशन क्या मेरे आंसर को हिंडर कर रही है या नहीं कर रही है। तो उसके लिए आप थोड़ा सा सॉल्व करके देखो। अगर आपको लग रहा है कि भैया दिस वन इज इंपॉर्टेंट, 16 मीटर हो चाहे 0 मीटर, जैसे x की वैल्यू, t की वैल्यू 0 रखने पर तो x तो 0 आ रहा है, उसने हमें 16 बोला, तो कॉन्फ्लिक्ट तो आएगा ही आएगा। तो क्या वो इंफॉर्मेशन मैटर करेगी इस आंसर में या नहीं करेगी, वो चेक कर लेते हैं हम लोग। अगर आपके पास x की वैल्यू माइनस का 3t प्लस का 18t स्क्वायर प्लस 16t के बराबर है, आप वेलोसिटी के लिए डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आ जाएगा 3 3 9 माइनस 9t स्क्वायर प्लस में 36t प्लस में 16।
अब आप एक्सेलरेशन निकालने के लिए दोबारा डिफरेंशिएट करोगे। इस बार जब डिफरेंशिएट करोगे आ जाएगा माइनस का 18t प्लस में 36। अब अगर मैं कहूं, इसने बोला है कि वेलोसिटी बताओ जब एक्सेलरेशन जीरो हो जा रही है। भैया एक्सेलरेशन जीरो कब हो रही है? आप पुट करो a इक्वल टू 0, तो आपके पास t की वैल्यू आ जाएगी 36/18 विच इज इक्वल टू 2 सेकेंड। एक्सेलरेशन 2 सेकंड पर जीरो हो रही है और उस समय पर वेलोसिटी की वैल्यू क्या है? उस समय पर वेलोसिटी आ जाएगा -9 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस में 36 इंटू 2 प्लस में 16, तो 36 माइनस 36 प्लस 72, तो आ जाएगा 36 प्लस 16 52 के बराबर। तो v की वैल्यू 52 मीटर। क्या इसके 16 होने, इसके 16 बोलने या ना बोलने से कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। तो हम लोग इसमें आंसर लगा सकते हैं 52। आपको ध्यान रखना है कि अगर ऐसा है तो आप लगा के आओ, फिर आप छोड़ना मत, क्योंकि फिर अगर रिव्यू पे आया तो वो तो ये कहेंगे कि देखो अगर तुम 16 की जगह 5 भी ले लो, क्या तुम्हारा आंसर चेंज हो जाएगा? अगर यहाँ 16 की जगह 0 भी लिखा होता तो क्या तुम्हारा आंसर चेंज हो जाता? तुम कहोगे यार आंसर तो वही रहेगा। अगर आंसर वही रह रहा है तो मतलब तुम वहां पर नहीं जीत पाओगे। तुमको लगे कि भाई मैं तो बाद में ये कर दूंगा, बाद में कर दो, बेटा बाद में कुछ नहीं होता है। उस टाइम पे आपको थोड़ा सा डिसीजन राइट लेना आना चाहिए, ठीक है? कि क्या इससे फर्क पड़ेगा? आंसर इज नो, तो तुम आगे बढ़ सकते हो, ठीक है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन कह रहा है पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट x इक्वल टू 0 along x axis with velocity v that varies at v is equals to 4 root of x. The acceleration of the particle is. अब बड़ा सिंपल सा है कि v और x में रिलेशन और एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो 4 रूट ऑफ x अगर है तो आप स्क्वायर कर दो एक बार, तो v स्क्वायर हो जाएगा 16x के बराबर और डिफरेंशिएट कर दो 2v dv by dx is equals to 16। तो v dv by dx कितना आ गया? 8 के बराबर। व्हाट इज v dv by dx? एक्सेलरेशन होता है तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगी इस केस में 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 8 आ जाएगा। ठीक, क्वाइट सिंपल, ज्यादा इसमें कुछ करने को है नहीं आपके पास। इसी का ही मोशन इन जो अपने पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस होता है उसको भी आप याद रख सकते हो। लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट दिस। क्या होता है ना कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है तो आपके पास एक इक्वेशन आती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2ax। अगर u 0 है तो आपके पास v बन जाता है 2ax का स्क्वायर रूट। अब ये अगर v और स्क्वायर रूट ऑफ x की आपको चीज दिखे तो आप समझ जाओ कि एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट। तो अगर वो रूट ऑफ 2ax और इसको कंपेयर करोगे तो दिस इज 16x का रूट, जिसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 8 इंटू एक्स, और यहां से एक्सेलरेशन आपको 8 डायरेक्ट दिख जाएगी, उसमें भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम t इज गिवन s इक्वल टू 5t स्क्वायर। द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट t इक्वल टू 5 सेकंड विल बी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछ रहा था। स्पीड के लिए तो भैया देखो ds बाय dt कर दो, क्या आ जाएगा 5t के बराबर। तो t इज इक्वल टू 5 पे पूछ रहा है तो 5 5 25 हो जाएगा। तो ये तो मतलब अच्छी चीजें भी आ सकती है, बिट सेट में भी आ सकती है। दे कैन आस्क यू क्वेश्चंस लाइक दिस, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है? आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब देखो हमने जो अभी बात की है वो इंक्लूड कर रहा था कि एक्सेलरेशन चाहे कुछ भी हो, वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट हो, वो सब वैलिड था। v इक्वल टू 4 रूट एक्स वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी हम लोगों ने v dv इज इक्वल टू adx लगा सके, क्योंकि वो एक जनरल इक्वेशन है, वो कहीं भी लग सकती है। लेकिन जो मैंने खोपचे में इधर लिखा था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू एस, वो सिर्फ तब है जब a कांस्टेंट हो। तो हमारे पास जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है उसमें जो हमारे पास 3-4 इक्वेशन आती है कि भैया v इज इक्वल टू यू प्लस होगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होगा, होती है u प्लस a बाई 2 nth सेकेंड की डिस्प्लेसमेंट होगी, और किसी भी इंस्टेंट पर एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो हो जाएगी u प्लस v बाई 2। ये हमारे पास सिचुएशन आती है पूरी की पूरी।
इसमें जो ये पहली तीन इक्वेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू एस, ये तो यार आप लोग बचपन से ही पढ़ रहे हो ना, 9वीं क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। उस टाइम पे तो हमको समझ नहीं आती थी, बस हम लोग वैल्यू डालते थे, आंसर दे देते थे, टीचर खुश हो जाता था, ताली बजाता था और हम लोग भी मजे कर लेते थे। अब क्या है ना कि दो चीजें हो रहे हैं, nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट आपको पढ़ाया गया होगा एंड एवरेज वेलोसिटी आपको बताया गया होगा। nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि n-1 से लेकर n सेकंड तक कितना वो डिस्प्लेस होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, दिस इज नॉट डिस्टेंस, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि n-1 से लेकर n सेकंड तक, मतलब जैसे मान लो आपसे पूछा छठे सेकंड में कितना डिस्प्लेस किया, वो छठे सेकंड का मतलब है तो t इक्वल टू 5 से लेकर t इक्वल टू 6 के बीच में वो कितना डिस्प्लेस किया है, ठीक है ना। ये जो लास्ट है एवरेज वेलोसिटी u प्लस वी बाई टू, ये बड़ा सिंपल सा है कि आपको अगर एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो आप क्या करते हो, आप एवरेज वेलोसिटी के लिए आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करते हो। डिस्प्लेसमेंट जो कि ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, उसको अगर आप समय से डिवाइड करोगे तो आपके पास बन जाएगा 2u प्लस ए टी डिवाइड बाई 2। अब 2u को u प्लस यू अगर आप लिखोगे तो ये बन जाएगा u प्लस ए टी डिवाइड बाय 2, जो कि हमारे पास u प्लस वी बाई 2 हो जाता है। तो बड़ी सिंपल सी डेरिवेशन टाइप सी है, छोटी सी, इसको खास जरूरत नहीं है अपने को, बट आपको याद रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन जब आते हैं आप लोगों को मेनली यही तीन इक्वेशंस लगानी पड़ती है, इसका बहुत रेयर चीज आती है, पूछी जाती है। तो क्वेश्चंस कैसे कैसे हो सकते हैं उसको आप गौर से देख लो। पहला जैसा, बॉडी स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट, फ्रॉम रेस्ट का मतलब है बेटा u इक्वल टू 0 हो गया, with constant acceleration covers displacement s1 in first p minus 1 seconds, पहले p minus 1 सेकंड में वो s1 दूरी चलता है, एंड s2 in first p सेकंड, पहले p सेकंड में वो s2 दूरी चलता है। डिस्प्लेसमेंट s1 plus s2 will be made in time, ओके। तो कह रहा है कि देखो अगर s1 की मैं बात करूं, s1 कितना टाइम लेगा, s1 will be equal to हाफ, क्योंकि देखो u 0 होने का मतलब ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में ut फैक्टर 0 हो गया, बचा हाफ a और ये आ गया p माइनस 1 का होल स्क्वायर। s2 की अगर मैं बात करूं वो हो जाएगा हाफ a इंटू टाइम हो जाएगा p का स्क्वायर। लेकिन वहीं अगर मैं s1 प्लस s2 की बात करूं वो हो जाएगा हाफ a इंटू टाइम, हमें पूछा गया t स्क्वायर। तो भैया s1 की वैल्यू उठा के यहां डाल दो, s2 की वैल्यू उठा के यहां डाल दो, आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा हाफ a p माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस हाफ a p का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ a t स्क्वायर। अब यार a बाई टू ए बाई टू ए बाई टू, वैसे कोई टफ चीज तो बची नहीं है आपके सामने, सिंपल सी चीज है। p माइनस 1 का स्क्वायर प्लस p स्क्वायर है, तो यार वो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में p स्क्वायर एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू t स्क्वायर हो जाएगा। तो t की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2p का स्क्वायर माइनस 2p प्लस में 1 का स्क्वायर रूट। तो टाइम आ गया 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1, तो 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 सीधा सीधा ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, फॉर ए ट्रेन इंजन मूविंग विद स्पीड। अब देखो क्या है ना कि मैं आपको फिर बताता हूं, क्वेश्चन प्रैक्टिस में जैसे अभी हम कर रहे हैं, आप लोग अगर क्वेश्चन को ढंग से रीड कर लो, फर्स्ट टाइम में ध्यान दे के रीड कर लो, तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे फॉर अ ट्रेन इंजन मूविंग विद स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, द ड्राइवर मस्ट अप्लाई ब्रेक्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर बिफोर द स्टेशन फॉर द ट्रेन टू कम टू रेस्ट एट द स्टेशन। मतलब अगर आप चाहते हो कि वो रुक जाए तो 500 मीटर पहले ब्रेक लगानी है। 20 की स्पीड से चलती हुई ट्रेन को अगर आपको रोकना है तो 500 मीटर पे ब्रेक लगानी पड़ेगी। उसने कहा कि इफ द ब्रेक्स वर अप्लाइड एट हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस, 500 का आधा कितना होता है बेटा 250, अगर ब्रेक्स 250 पे लगाई जाए तो ट्रेन इंजन वुड क्रॉस द स्टेशन विद स्पीड रूट x मीटर पर सेकंड, देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो क्या होगा देखो कि हमारे पास यदि ऐसा मान लो कि 20 मीटर पर सेकंड से जा रही थी ट्रेन और 500 मीटर के बाद ये हमारे पास स्पीड जो हो जा रही है 0 हो जा रही है, तो आप क्या कहोगे, देखो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू 500। ये देखो उसने कहा था डिस्टेंस हाफ हो जाए तो क्या होगा, तो इसमें से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल ले, ए आ जाएगा हमारे पास 400 बट्टे 500 इंटू 2 1000 होता है विद नेगेटिव साइन, तो बेटा ये आ जाएगा 4/10
-4/10 एक्सेलरेशन आ गई। इसका हम लोग प्रयोग करते हैं आगे चल के। फिर इसने बोला कि अब हम 250 मीटर पे ब्रेक लगाएंगे। भैया 250 पे लगा लो, 20 मीटर पर सेकंड से ही जा रहे हैं हम लोग, लेकिन जो हमने ब्रेक लगाई है वो 250 मीटर पे लगाई है, एक्सेलरेशन वही रहेगी, तो हमें फाइनल वेलोसिटी जाननी है कितनी है। तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन माइनस 4/10 है इंटू डिस्प्लेसमेंट 250। तो 0 से 0 काट दो, देखो क्या होगा, v स्क्वायर विल बी इक्वल टू 400 माइनस 25 इंटू 4 100 होता है, 100 इंटू 2 200 होता है, तो हमारे पास आ जाएगा 200। तो v की वैल्यू आ जाएगी 200 का स्क्वायर रूट। और इन्होंने खुद बोला द ट्रेन इंजन वुड क्रॉस द स्टेशन विद स्पीड √x मीटर पर सेकंड। और √x अगर √200 है तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 200 के बराबर। सिंपल। तो भैया इक्वेशंस अप्लाई करना सीख लो, उतना भी आएगा ना तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन, इस लेवल के क्वेश्चन कभी कंफ्यूज नहीं करें, कभी दिक्कत नहीं देंगे, बस धीरे धीरे स्टेटमेंट पढ़ते जाना और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते जाना। नाउ नेक्स्ट देखो, एन इंजन ऑफ ए ट्रेन moving with uniform acceleration passes the signal post with velocity u and the last compartment with velocity v. The velocity with which the middle point of the train passes the signal post is, signal post आपको पता होगा वो इस तरीके से खंबा है, ये ऐसे एक लटका होता है, टन 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 चलता रहता है, तो उस चीज की बात की जा रही है। ठीक है, तो जस्ट इमेजिन ए ट्रेन, स्टार्टिंग में यहां पर है, मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा एक्सटेंड कर देता हूं, ठीक है, मिड पे है तो यहां पर है और एंड में वो यहां पर है। अपना बड़ा सिंपल सा सिचुएशन समझना कि जब वो स्टार्टिंग में क्रॉस कर रही है उसकी स्पीड ये है, जब उसका एंड कंपार्टमेंट क्रॉस कर रहा है तब उसकी स्पीड v है। उन्होंने स्पेसिफिकली पूछा जब मिड पॉइंट आएगा तब उसकी स्पीड कितनी होगी, यानी कि वो v' के बारे में जानना चाह रहा है आपसे। अब क्या है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है भैया, मिड पॉइंट मतलब दोनों बराबर बराबर बटे होंगे, बराबर बराबर बटे होंगे मतलब ये अगर दूरी x है तो ये दूरी भी x होगी। तो दूरी मुझे समझ में आ गई, तो मैं सीधा सीधा क्या करूंगा, एक यहां से यहां के लिए सिचुएशन में मैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2ax लगाऊंगा, एक यहां से यहां की सिचुएशन में v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as लगाऊंगा। मेरे पास वेलोसिटीज है, मेरे पास डिस्टेंस है, टाइम नहीं दिया हुआ, तो मैं पहली और दूसरी इक्वेशन नहीं लगाऊंगा। इन दोनों में जब मैं लगाऊंगा तब मैं लिखूंगा फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स, क्योंकि यहां से यहां जाने में एक्स ही तो चला, वो यहां से यहां जाने में भी वो एक्स ही चल रहा है। अगर आप गौर से देखो तो मैं फिर से लिखूंगा फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, आओ भैया, माइनस प्लस और माइनस, तो इससे क्या मिलेगा मुझे सीधा सीधा मिल जाएगा, यह आ जाएगा 2 टाइम्स v डैश का स्क्वायर माइनस v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहां से मुझे v डैश चाहिए था और वो आ जाएगा v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और उसका स्क्वायर रूट। तो v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर रूट, सिंपल सा आंसर आपके पास ऑप्शन 1 आ जाएगा। तो देख लो कि अगर आपको सिचुएशन पढ़नी आ गई, समझ में आ गई, तो इक्वेशंस लगाने में इशू नहीं होगा। आपको कौन सी इक्वेशन लगानी है ना, बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आपको नहीं समझ में आ रहा कि फर्स्ट लगाएं, सेकंड लगाएं, थर्ड लगाएं, बहुत रेयर चांस, क्योंकि अदरवाइज आपको दिख जाता है टाइम दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दी हुई है, वेलोसिटी दी हुई है, एक्सेलरेशन टाइप से चीजें है, तो हम सेकंड इक्वेशन लगाएंगे। क्या क्या दिया हुआ है उससे आप समझ सकते हो कौन सी इक्वेशन लगानी है। थोड़ी सी प्रैक्टिस और आपका काम, इनफैक्ट ये जितने क्वेश्चन मैं कराऊंगा और जितने आपको होमवर्क दूंगा इसमें उतने भी कर लोगे, आपका काम डन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है। स्टॉपिंग डिस्टेंस जैसे कि भैया जैसे साइकिल पे स्कूल जाते थे, भागते थे एकदम स्पीड में पूरी, भैया बेल होने वाली है, भागो नहीं तो पीटी टीचर बाहर खड़ा होगा और वो चलने देगा। अपने को उससे बचना है, पूरी स्पीड में भाग रहे हैं, अचानक से आगे कोई आ जाता है तो आप क्या करते हो, पूरी ब्रेक लगाते हो, जो भी करते हो। आप जब दौड़ रहे हो, ब्रेक लगाई, कितनी दूरी पे जाके रुकोगे, दैट इज योर स्टॉपिंग डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस लगेगा आपको एक्चुअल में रुकने पे, वो उसके बारे में बात की जा रही है। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस टेल्स अस कि भैया अगर हमारे पास एक स्पेशल क्लास लंबोर्गिनी है जो कि मान लो यू से जा रही है और दौड़ते दौड़ते वो हमने उस पर ब्रेक लगाई
और ब्रेक लगा के वो यहां पहुंच गई और यहां पर वो रुक चुकी है। क्वेश्चन इस कितनी दूरी इसने चली होगी। लेट से उस दूरी को हम लोग एस से डिनोट कर लेते हैं। यहां पर क्या होगा, थोड़ा सा उसने ब्रेक मारी होगी, तो ब्रेक मारने पर आपको क्या समझना है कि कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन पीछे की ओर रहेगी। और आप जब लिखोगे फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर विच इज 0 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन पीछे की ओर रही होगी तो माइनस का a इंटू डिस्प्लेसमेंट s। तो यहां से देखो आपके पास आ जाता है सीधा सीधा u स्क्वायर बाय 2a। तो आपको क्या मिलता है, आपको एक छोटी सी चीज समझ में आती है कि यार देखो इसका मतलब एक तो ये होगा कि जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो स्पीड के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। स्पीड डबल होगी तो डिस्टेंस डबल नहीं होगा, 4 गुना होगा। स्पीड ट्रिपल होगी तो डिस्टेंस 3 गुना नहीं होगी, 9 गुना हो जाएगी, उसका स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही आपके पास जो दूरी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन भी होती है। मतलब जब आप ब्रेक लगाते हो आपकी गाड़ी किस रिटार्डेशन से रुक सकती है। अगर आपकी एक्सेलरेशन डबल हो जाती है तो डिस्टेंस आधा हो जाएगा सीधे। तो एक्सेलरेशन पे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन है, लेकिन स्पीड के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड है। तो स्पीड अगर डबल होगी तो उसका स्क्वायर यानी कि 4 गुना डिस्टेंस बनना चलेगा वो। इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी देखो। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आता है, इसने बोला कार इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 150 किलोमीटर पर आवर एंड आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक इट विल मूव 27 मीटर बिफोर इट स्टॉप्स। तो अगर गाड़ी जो है वो 150 की स्पीड से जा रही है और वो 27 मीटर तक चलेगी, if the same car is moving with the speed of 1/3 of the reported speed, अगर स्पीड को 1/3 कर देंगे then it will stop after traveling इतना मीटर डिस्टेंस। अब क्या है ना कि स्पीड और डिस्टेंस के बारे में बात की जा रही है। पेपर में आप क्या करोगे, पेपर में आप कहोगे कि देखो जो दूरी है वो u स्क्वायर पे डिपेंड करती है। अगर आप u को 1/3 कर दोगे तो जो दूरी है वो 1/3 के स्क्वायर टाइम्स हो जाएगी। दूरी अगर 1/3 के स्क्वायर टाइम्स हो जा रही है तो यानी कि 1/3 का स्क्वायर यानी कि 1/9 हो जाएगी। तो s अगर 27 है उसको 9 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 3 मीटर, यानी कि नई दूरी जो है वो केवल और केवल 3 मीटर तय करेगा। तो जब स्पीड 1/3 हुई तो आपके पास दूरी 3 मीटर बच गई, मतलब 1/9 हो गई। अगर आप ये चीज कर पाते हो तो अच्छा, नहीं कर पाते हो, नहीं इशू आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप क्या करोगे। तो उस केस में आप लोगों को छोटा सा काम करना है। आप कहोगे कि देखो 150 की स्पीड पे 27 मीटर जा रहा है और उसका 1/3 होगा 50 की स्पीड पे मान लो s मीटर जा रहा है। तो आप कहोगे कि देखो 150 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 27 मीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 150 का स्क्वायर और लेट्स से s मीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 50 का स्क्वायर। आप दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाय s इज इक्वल्स टू 150 बटे 50 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 9। अब आप इसको भी सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपके पास 3 मीटर। अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पाते हो ना बेटा, ये चीज मान लो नहीं की प्रैक्टिस, ठीक है, नहीं हो जाता है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, नहीं समझ में आया, नहीं हुआ, तो आप इस चीज का ध्यान रखना। तो दोनों चीजें मैं आपको बता दिया, ध्यान रखना जब भी प्रोपोर्शनलिटी चेक करनी हो। नेक्स्ट, द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट बिकम्स 1/3 after it penetrates 4 centimeter in a wooden block. Assuming that bullet is facing a constant resistance during its motion in the block, the bullet stops completely after traveling 4 plus x centimeter inside the block. The value of x is okay. तो क्वेश्चन को समझते हैं। 4 सेंटीमीटर चलने पर केवल और केवल 1/3 स्पीड बचती है ना। इसने कहा ना कि बिकम्स 1/3, मतलब पहले अगर स्पीड u थी तो वो u/3 हो चुकी है, लेकिन 4 प्लस x डिस्टेंस चलने पर वो कंप्लीटली रुक जाती है। तो x की वैल्यू बताओ। तो बड़ा सीधा सा केस है, आप इसको दो सिनेरियोज में बांटोगे। आप कहोगे कि देखो कि ये मान लो 4 सेंटीमीटर का वुडन ब्लॉक है और लेट्स से ये हमारे पास 4 प्लस x सेंटीमीटर का वुडन ब्लॉक है। हमारे पास यहां पर बुलेट की स्पीड जो है मान लो u है, 4 सेंटीमीटर के बाद वो u/3 हो जाती है। 4 प्लस एक्स के केस में उसने बोला है कि वो रुक जा रही है, तो फाइनल स्पीड हमारे पास 0 हो जा रही है। इसके लिए आप लगाओ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी इज u स्क्वायर बाय 9, इनिशियल वेलोसिटी इज u स्क्वायर इक्वल टू 2a। डिस्टेंस उसने 4 सेंटीमीटर दिया, मैं 4 लिख दे रहा हूं। मोस्ट प्रोबेबली इसको डिवाइड करके सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 8/9 u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू 4। मैं इसको एज इट इज छोड़ दे रहा हूं। लेट्स से दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन इसके लिए बात करते हैं।
फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू 4+x। ये हमारे पास सीधा आ गई दूसरी इक्वेशन, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब दो इक्वेशन है, दोनों को डिवाइड कर दो। फर्स्ट इक्वेशन डिवाइड बाय सेकंड इक्वेशन करोगे, दिस बाय दिस करोगे तो देखो माइनस का यूज स्क्वायर माइनस का यूज स्क्वायर कट जाएगा, ये आ जाएगा 8/9 इज इक्वल्स टू 2a कट जाएगा, 4/4+x हो जाएगा। तो देखो थोड़ा सा काटा पीटा, 4 2 जा 8 होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप लोग, तो यह आ जाएगा 8 + 2x इज इक्वल्स टू 9। 2x 1 के बराबर हो जाएगा और x हो जाएगा 0.5 के बराबर। तो x की वैल्यू आ गई 0.5। देखो कुछ नहीं किया मैंने फिर दो इक्वेशन निकाली और कंपेयर कर दिया, मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया। यही आपके क्वेश्चंस का लेवल होगा। क्या क्वेश्चन आसान है? नहीं, ये क्वेश्चन आसान मतलब मैं बिट सेट की बात कर रहा हूं, बिट सेट के हिसाब से क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आपको ये स्टेटमेंट समझनी है जो कि वहां पे इश्यू होता है बच्चों को। ये स्टेटमेंट समझ के ये इक्वेशन लिख के डिवाइड करके निकालना जनरली टेक्स टाइम, अगर बच्चे ने तैयारी नहीं की होती है। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिन्होंने अच्छे से तैयारी नहीं की जेईई मेंस की। तो आप सोचो, आप ऑलरेडी कंपटीशन में बहुत आगे हो। अगर आपने 2 साल तैयारी की है, 3 साल तैयारी की है, तो आप कंपटीशन में ऑलरेडी बहुत आगे। थोड़ी सी जो एक्स्ट्रा चीज है ना, वो है प्रैक्टिस। तो मॉक टेस्ट दोगे, आपका काम और बढ़िया बन जाएगा। और उसके लिए बिटसेट के लिए आपको और एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है यार। आपको अप्रैल मई में जाके पेपर होता है, आपको अच्छा खासा और टाइम मिल जाता है। तो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो खूब सारी इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास टॉपिक मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी बड़ा सिंपल सा केस होता है। किसी भी चीज को अगर आप हवा में चलते हुए देख रहे हो तो मोशन अंडर ग्रेविटी है। हम लोग एयर रेजिस्टेंस नहीं मान के चलते हैं। एयर रेजिस्टेंस वाला कंसेप्ट हमारे केस में नहीं है। जब कुछ क्वेश्चन आते हैं तो वो वर्क पावर एनर्जी वगैरह में हम लोग कर लेंगे, लेकिन फिलहाल मोशन दैट अकर्स सोनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड फ्री फॉल। फ्री फॉल इज योर मोशन अंडर ग्रेविटी। थस ए बॉडी प्रोजेक्टेड अपवर्ड और डाउनवर्ड और रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट आर ऑल अंडर फ्री फॉल। मतलब अगर आप बॉल को नीचे फेंकते हो, बॉल को ऊपर फेंकते हो, बॉल को बस ऐसे करके छोड़ देते हो, जब बॉल मूव करेगी वो मोशन अंडर ग्रेविटी होगा, यानी कि वो फ्री फॉल होगा। चाहे आप उसको नीचे की ओर ही क्यों ना फेंको, चाहे आप उसको ऊपर की ओर ही क्यों ना फेंको, पूरे मोशन के दौरान एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहती है। और वो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास रहती है g इज गिवन बाय 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर आप इसको बोल सकते हो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑल फॉलिंग बॉडीज हैव सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिगार्डलेस ऑफ देयर साइज और शेप, ठीक है। इस चीज का आप लोगों को थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना है ना। पहला केस देखो क्या है। पहला केस ये कह रहा है कि व्हेन द पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम सम हाइट। तो ये चीज लिखी हुई तो देखो मैं आप लोगों के लिए लाऊं, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं अलग से, ठीक है। मतलब अगर आपको रीड करना हो, इफ यू थिंक कि मुझे कुछ पढ़ना है, तो वो लिखने के लिए, समझने के लिए ध्यान से देखो कि जब हम पार्टिकल को रिलीज करते हैं किसी हाइट से, छोड़ दिया मैंने पकड़ के, तो कुछ एक चीजें होती है जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले मान लो हमारे पास पार्टिकल है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और हमने उसे छोड़ दिया लाइक दिस, ये जमीन पर आने वाला है। ये हमने जो है वो छोटा h हाइट से छोड़ा है। तो हमें किस चीज की बात करें? सबसे पहले जब ये यहां नीचे पहुंच जाएगा, इसकी स्पीड कितनी होगी? v। तो बेटा वो जो v की वैल्यू होती है वो होती है √2gh। ये तो आप लोग पढ़ चुके होंगे 1000 बार। यहां पहुंचने में समय कितना लगेगा? तो यहां पहुंचने में जो समय लगता है वो लगता है √2h/g के बराबर ये समय लगता है, ठीक है। किसी भी समय पर, मतलब ये मान लो t इज इक्वल टू टी पर बात की जा रही है, यहां पर जो उसकी स्पीड v' है वो कितनी होगी? तो v' इज गिवन बाय gt। मैग्नीट्यूड की बात करो, साइन के लिए नेगेटिव आप लगा सकते हो। v' इज कि यहां पर आपने t इक्वल टू 0 पे छोड़ा, t इक्वल टू टी पे स्पीड बताओ, तो v इज इक्वल टू u प्लस at लगाओगे, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो टाइम स्पीड हो जाएगी 80, यानी कि gt के बराबर। तो किसी भी गिवन समय पर स्पीड जो होती है वो gt होती है। इनफैक्ट अगर आप t को ये रखोगे, इसको g से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास ये फाइनल स्पीड भी आ जाएगी। मतलब वही सेम चीज, वो समय के हिसाब से है, ये डिस्टेंस के हिसाब से है। ओके, नाउ द थिंग इज कि यार बेसिक आइडिया हो गया। अच्छा, कितना डिस्टेंस चलता है, ये दूरी कितनी है,
टी टाइम में कितनी दूरी तय करता है। अगर आप इसको एस से डिनोट करोगे तो एस की वैल्यू होती है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर ना, यू अगर आप जीरो रख दोगे तो आ जाएगा हमारे पास हाफ जी टी स्क्वायर के बराबर। सीधा सीधा किसी भी टी टाइम में वो हाफ जी टी स्क्वायर दूरी तय करता है। ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको पहले पता होने चाहिए। इसके बाद हम लोग आते हैं नीचे वाले पॉइंट्स पे। ग्राफ के बारे में लोग बाद में डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टी, 2t, 3t एक्सेट्रा will be in the ratio of half 1 square 2 square 3 square, that is square of the integer. ये distance covered in time t 2t 3t की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, मान लो हमने बॉल को यहां से फेंका, रिलीज किया, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये मतलब ये ठीक है, नीचे गिर रही है, इसको गिरने देते हैं। यहां पर वो t इक्वल टू 0 पर है, यहां पर वो t इज इक्वल टू t पर है, यहां पर वो t इज इक्वल टू 2t पर है, यहां पर वो t इज इक्वल टू 3t पर है। तो t टाइम में जो दूरी तय करेगी वो हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। 2t टाइम में जो वो दूरी तय करेगी वो हो जाएगा हाफ जी इंटू 2t का स्क्वायर। और 3t टाइम में जो वो दूरी तय करेगी वो हो जाएगा हाफ जी इंटू 3t का स्क्वायर। अगर मैं इन चीजों को, इनको h1 बोल दूं, इसको h2 बोल दूं और इसको h3 बोल दूं, तो बेटा बड़ा सीधा सीधा है, h1 h2 और h3 का रेशियो क्या होगा भैया, टाइम के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3। रेशियो तो चाहिए ना, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर रेशियो 2 का स्क्वायर रेशियो 3 का स्क्वायर। सिंपल, ऐसे ही रेशियो चलता है। तो ये पूरा डिस्टेंस है 0 से t का, 0 से 2t का और 0 से 3t का। ऐसे 0 से 4t का होगा तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, वो सिंपल चलता रहेगा। इसके बाद आता है गैलीलियोज रेशियो, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गैलीलियोज रेशियो क्या कहते हैं, ध्यान से देखो। डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकंड, second second, third second, etc. will be in the ratio 1, 3, 5, 7, 9, 11. This is called Galileo's law of odd number. अब ये लॉ क्या कहता है, इसके बारे में बात समझते हैं। ये लॉ सेम चीज है, जो भी हमने किया वैसा सही है। जैसे कि हमने कहा ये हमारे पास हाफ जी टी स्क्वायर है, ये हमने कहा मतलब ये टी 2t 3t 4t के लिए बात करना चाहता हूं। ये ठीक है, ये हाफ जी टी स्क्वायर, ये हाफ जी टी स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, ये हाफ जी टी स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, ये हाफ जी टी स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर है ना। ये t इक्वल टू टी है, ये 2t है, ये 3t है और ये 4t है। तो मैं यहां पे क्या बात करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि अब पहले तो हमने जो रेशियो निकाला था 0 से t, 0 से 2t, 0 से 3t और 0 से 4t का निकाला। अब मैं जो रेशियो निकालना चाहता हूं कि पहले t सेकंड में जो उसने दूरी तय की, अगले मतलब पहले t से, फिर t से 2t में जो दूरी तय की, 2t से 3t में जो दूरी तय की और 3t से 4t में जो दूरी तय की, इनका रेशियो क्या होता है। जब आप इनका रेशियो निकालोगे s1 रेशियो s2 रेशियो s3 रेशियो s4, वो बड़ा सीधा सा आता है। देखो अगर आप इसको x ले लोगे तो आपके पास 4x हो जाएगा, ये आपके पास 9x हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 4x, 3 का स्क्वायर 9, 9x, 4 का स्क्वायर 16, 16x हो जाएगा। तो ये दूरी x है, तो मैं इसको लिख देता हूं x रेशियो। ये दूरी हो जाएगा 4x माइनस x, जो कि बन जाएगा 3x। ये दूरी हो जाएगा टोटल 9x में से 5x निकल जाएंगे, तो सॉरी 9x में से 4x निकल जाएंगे, हो जाएगा 5x। ऐसे अगला आ जाएगा 7x। तो ये 1, 3, 5, 7, 9, मतलब आप रेशियो निकालोगे तो हमेशा आ जाता है 1 रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो 7 एंड सो ऑन। तो टोटल डिस्टेंसेस का रेशियो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, लेकिन पहले टी सेकंड में दूरी, दूसरे टी सेकंड में दूरी, तीसरे टी सेकंड में दूरी, चौथे टी सेकंड में दूरी 1, 3, 5, 7। दिस इज कॉल्ड गैलीलियोस लॉ, और ये आपको याद रखना है। इस पे बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं मोस्टली, जैसे कि इसमें आप थोड़ा सा समझना, ठीक है। अच्छा, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, पर गैलीलियोस रेशियो से और भी आसान हो सकता है। मतलब मैं आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दिखाता हूं। A tennis ball is dropped onto the floor from a height of 9.8 meter. It rebounds to a height of 5 meter.
बॉल कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर फॉर 0.2 सेकेंड्स, द एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द, अच्छा तो सॉरी क्वेश्चन अलग हो गया, तो एवरेज एक्सेलरेशन पे आ गया, रुको इस पे आते हैं। इसने कहा है बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम ए हाइट h, if t1 and t2 be the time required to complete first half and second half of the distance respectively, then choose the correct relation between t1 and t2। ओके, तो मतलब मान लो आपने बॉल को यहां से फेंका, रिलीज किया और यहां पहुंचती है, ये t इक्वल टू 0 पर है। इसने कहा है ये हमारे पास हाइट हाफ है और ये हमारे पास हाइट हाफ है। What they are asking is कि t1 t2 be the time required to complete first half and second half, मतलब यहां से यहां आने का समय t1 के बराबर है, यहां से यहां जाने का समय t2 के बराबर है। तो बताओ यहां पर t1 और t2 में क्या रिलेशन है? बड़ा सीधी सी बात है यार, देखो यहां पर वेलोसिटी 0 है, मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। मैं पहले A से B के लिए बात करता हूं। A से B के लिए आप लिखो S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या हमारे पास U 0 है? बिल्कुल 0 है। A से B के लिए डिस्प्लेसमेंट है h/2 और ये हो जाएगा हमारे पास हाफ g t1 का स्क्वायर। ये तो हो गया A से B के लिए। अब बात करते हैं A से C के, सीधा A से C क्यों ले रहा हूं? क्योंकि A पॉइंट ऐसा जहां पे वेलोसिटी 0 है। अगर मैं B से C की बात करूंगा, B पे वेलोसिटी निकालनी पड़ जाएगी और मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा स्मार्टली मूव करूंगा और A से C के बारे में बात करूंगा। इस पॉइंट को समझ लो, मैं A से C, मैं B से C की बात नहीं कर रहा हूं, मैं A से C की बात कर रहा हूं। रीजन बड़ा सिंपल है, A पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, डिस्प्लेसमेंट लिखने में मुझे आसानी रहेगी क्योंकि U 0 है। तो अगर मैं A से C के लिए बात करता हूं और मैं फिर से S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाता हूं और जब U की वैल्यू 0 है तो डिस्प्लेसमेंट अब पूरी H के बराबर है और ये हो जाएगा हाफ G इंटू T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर। टोटल टाइम T1 प्लस T2 है, यहां से यहां का टाइम T1 है, यहां से यहां का टाइम T2 है, तो टोटल टाइम T1 प्लस T2 हो जाएगा और दोनों को डिवाइड कर दो। This is your first equation, if this is your second equation, first equation divided by second equation करो जरा, क्या मिलेगा आपको? this by this करोगे तो हाफ बचेगा, this by this करोगे तो आ जाएगा t1 का स्क्वायर डिवाइड बाय t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर। अब ऑब्वियसली स्क्वायर रूट करना पड़ेगा अपने को, तो आ जाएगा 1/√2 इज इक्वल टू t1 डिवाइड बाय t1 प्लस t2, तो आ जाएगा t1 प्लस t2 इज √2 टाइम्स t1, तो यहां से आ जाएगा t2 इज √2 माइनस 1 टाइम्स t1। ये सिंपल सा आंसर आ गया। तो इसने बोला था t2 किसके बराबर होगा, तो t2 इज √2 माइनस 1 टाइम t1, ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो, मुझे बहुत सारी चीजें तो रटने की जरूरत नहीं पड़ती है इस केस में। जरूरी नहीं कि आप सारे फॉर्मूलाज रटो, सब कुछ रटो, कोई जरूरी नहीं है। एज लॉन्ग एज आप लोग इक्वेशंस ठीक से लिख पा रहे हो ना, आपके आंसर्स फिर भी डायरेक्ट आ जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, टाइम वेस्ट नहीं होगा। हाँ, अगर याद है तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा आपको, कितना फर्क पड़ जाएगा, मान लो 15-20 सेकंड आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। वो भी सब क्वेश्चन में आप हर एक फॉर्मूला नहीं लगा पाओ, हर एक बिल्कुल रटा हुआ नहीं यूज कर पाओगे ऑब्वियसली। तो बेसिक्स आते होंगे तो आप लोग निकाल लोगे और एक्यूरेटली निकाल लोगे। कई बार, काफी बार ऐसा होता है कि हमको बेसिक्स नहीं आते हैं लेकिन हमको फॉर्मूला रटा होता है, अगर वो थोड़ी सी भी चीज चेंज करता है ना, क्वेश्चन में हल्का सा भी चीज चेंज करता है तो फिर हमको प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको ध्यान रखनी है बातें कि भैया किस तरीके से क्वेश्चंस किए जाते हैं, प्रैक्टिस करने का मतलब यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे बॉडी फॉलिंग अंडर ग्रेविटी कवर्स 2 points A and B separated by 80 meters in 2 seconds. The distance of upper point A from the starting point is, okay. अब इसको गैलीलियोस रेशियो से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने गैलीलियोस रेशियो की प्रैक्टिस नहीं करी है तो पेपर में आपको करना है, तो कैसे करोगे? बड़ा सिंपल सा है, हमने अपर पॉइंट ए लिया और हमने माना कि एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है, इनके बीच की दूरी हमारे पास 80 मीटर है, मतलब कि ए एंड बी सेपरेट बाय 80 मीटर इन 2 सेकंड। अच्छा, ए एंड बी ऐसे दिया ना, तो इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, इसको हम लोग ओ ले लेते हैं।
इसने क्या पूछा, इसने पूछा है ए बॉडी फॉलोइंग अंडर ग्रेविटी, यू की वैल्यू 0 है, कवर्स 2 पॉइंट ए एंड बी सेपरेटेड बाय 80 मीटर इन 2 सेकंड। यहां से यहां जाने में उसे 2 सेकंड लगे, यानी कि यहां पर अगर वो टी पर है तो यहां पर वो t+2 पर होगा। द डिस्टेंस ऑफ अपर पॉइंट फ्रॉम ए, द स्टार्टिंग पॉइंट इज, तो एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। फाइन, आप सबसे पहले ओ ए की बात करो। ओ ए के लिए जो डिस्टेंस है एक्स, वो हो जाएगा हाफ जी टाइम का स्क्वायर विच इज टी स्क्वायर। आप ओबी के लिए बात करो, ओबी के लिए हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा आपके पास 80 प्लस एक्स शुड बी इक्वल टू हाफ जी इंटू टाइम हो जाएगा t+2 का होल स्क्वायर। अब बच्चों क्या लगता है ना कि मुझे x निकालना है, तो मैं किसको एलिमिनेट कर दूं, मैं t को एलिमिनेट कर दूं। पर यार अगर आप गौर से देखोगे ना कि t को एलिमिनेट करने से क्या होगा कि आप लोगों के पास ऊपर t स्क्वायर है, नीचे t+2 का होल स्क्वायर है, और इधर x है, इधर 80 प्लस एक्स है। क्या मैं डिवाइड करने पे कुछ एलिमिनेट कर पा रहा हूं, नहीं कर पा रहा हूं। सब्ट्रैक्ट करने पर मैं x एलिमिनेट कर सकता हूं, फिर मैं t की वैल्यू को निकालने के लिए थोड़ा सा मेहनत कर सकता हूं। ये एक हमारे पास ऑप्शन है, जी उसने बोला 10 लेके करो, है ना। तो पहले तो आपको ये समझना कि आप क्या चीज निकालना चाहते हो। आप x निकालना चाहते हो, पर क्या t पहले निकालना मतलब x पहले निकालना आसान रहेगा, तो आंसर इज नो। अगर आप x निकालने के लिए कुछ भी इक्वेशन लगाओगे तो आप नहीं कर पाओगे, इट विल बी टफ फॉर यू, सिंपल सी बात है। तो इंस्टेड आप क्या करो, आप सब्ट्रैक्ट कर दो। आप क्या करो, सेकंड इक्वेशन ये लो, फर्स्ट इक्वेशन ये लो, तो सेकंड इक्वेशन में से आप फर्स्ट इक्वेशन जो है सब्ट्रैक्ट कर दो। 80 प्लस एक्स माइनस एक्स विल बी इक्वल टू 80, g/2 आप कॉमन ले लो, t+2 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा a प्लस बी विच इज 2t+2 इंटू a माइनस बी विच इज इक्वल टू 2। तो आपके पास 2 से 2 कट जाएगा, g की वैल्यू उसने 10 बोला है, तो 2t+2 आप बोलोगे 8 के बराबर, तो 2t हो जाएगा आपके पास 6 के बराबर और t हो जाएगा 3 सेकेंड। अब जब t की वैल्यू 3 आ गई तो आपको करना क्या है, इसमें डाल दो, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास हाफ इंटू 10 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 3 9, 9 5 45, 45 मीटर आ जाएगा सीधा सीधा। अब बताओगे टफ था। अगर आप t को एलिमिनेट करने लग जाते तो क्वेश्चन आपसे खत्म ही नहीं होता, बहुत लंबा टाइम ले लेता, आपको बहुत सारी चीजें सॉल्व करनी पड़ जाती और वो वर्थ इट नहीं होता आप लोगों के लिए। इसलिए हमेशा कोशिश करो कि मतलब यार मैथ्स तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि कौन सी क्वेश्चंस लिखने से आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है भैया। फिजिक्स बिना मैथ के नहीं चल पाएगी, वो पैरेलल ही चलेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। A small toy starts moving from the position of rest under a constant acceleration. If it travels a distance of 10 meter in t second, the distance traveled by the toy in next t second will be. अब यार ये तो बड़ा सीधा सा ही केस हो गया ना, तो डायरेक्ट गैलीलियोस रेशियो पे आ गया। देखो ये बोला t इक्वल टू 0 पर यहाँ पर है, ये 10 सेकंड पर यहाँ पर है, और ये 20 सेकंड पर यहाँ पर होगा। इसने बोला है कि अगर ये 10 मीटर है तो अगली दूरी कितनी होगी। अब अगर टाइम गैप सेम, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, टाइम गैप सेम हो, तो आपके पास जो रेशियो होता है ना, ये अगर x होता है तो ये 3x होता है, तो जो s हो जाएगा ना वो 3 टाइम्स ऑफ 10 हो जाएगा, यानी कि 30 मीटर हो जाएगा। ये तो गैलीलियोस रेशियो बोलते हैं ना। फिर बोल दे रहा हूं, आप गैलीलियोस रेशियो को इस तरीके से ध्यान रखेंगे, गौर से सुन लो कब लगता है गैलीलियोस रेशियो। यदि इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, then distance traveled in consecutive, distance traveled in equal time interval is in ratio 1:3:5:7 so on, इस तरीके से चलता है ना। क्या इस क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है? बिल्कुल है। क्या कांस्टेंट एक्सेलरेशन है? बिल्कुल है। तो गैलीलियोस रेशियो ये फॉलो करेगा। पहले अगर ये 10 सेकंड में ये कुछ डिस्टेंस चल रहा है तो अगले 10 सेकंड में उसका 3 गुना चलेगा, अगले 10 सेकंड में उसका 5 गुना चलेगा, अगले 10 सेकंड में उसका 7 गुना चलेगा। तो पहले में इसने बोला 10 चल रहा है,
तो अगले में 30 चलेगा, उससे अगले 10 सेकंड में 50 चलेगा, उससे अगले 10 सेकंड में 70 चलेगा। तो आप लोग डायरेक्ट रेशियो का यूज कर सकते हो। आप चाहो तो इक्वेशंस लगा के भी कर सकते हो, लेकिन वो मैं फैक्टर आप पे छोड़ रहा हूं ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि कैसे गैलीलियोस रेशियो लगाना है। इसको एक बार आप लोग खुद से इक्वेशन से भी सॉल्व करेंगे। डू योरसेल्फ यूजिंग इक्वेशंस, ताकि जो भी दिमाग में कोई भी डाउट है ना वो निकल जाए। ठीक है, प्रूव मैं इस रेशियो कर चुका हूं आराम से। अब आपको दिमाग से डाउट निकालना है, उसके लिए आपको क्या करना है, सीधा सीधा इस क्वेश्चन को ट्राई करना है ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हेन पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड, अब क्या होता है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। हमारे पास पार्टिकल है, उसको u स्पीड से ऊपर की ओर फेंका गया है, ये हमारे पास ग्राउंड है, और ये मान लो हाइट h के बराबर है। अब ध्यान सुनो, आपने इसको ऐसे ऊपर फेंका और ये नीचे आ रहा है, फ्रॉम ग्राउंड है ना, सॉरी, देखो वापिस आओ, धरातल से फेंकना है, ग्राउंड से फेंकना है, ग्राउंड से फेंकेंगे भैया। देखो हमने यहां से ऊपर की ओर फेंका u स्पीड से, वो ऊपर जाके नीचे आ रहा है। तो क्वेश्चन क्या होता है ना, कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ध्यान सुनना। यहां पर जो उसकी स्पीड v डैश होती है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसकी स्पीड 0 होती है। यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगता है वो लगता है उसे u बाई जी के बराबर। तो जो टाइम वहां तक पहुंचने में लग रहा है वो लग रहा है u बाई जी के बराबर। यहां पर पहुंचने पर जो उसकी फाइनल स्पीड होती है वो उसकी इनिशियल स्पीड के बराबर होती है। मैं माइनस साइन नहीं लगा रहा हूं, मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं। यहां तक पहुंचने में जो उसे टाइम लगता है वो लगता है उसे 2u बाई जी के बराबर। मतलब जितना समय ऊपर जाने में लगता है उतना समय नीचे आने में लगता है। सेम उस जगह पर उसकी स्पीड सेम रहती है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर स्पीड उसकी सेम रहती है। यू से फेंका था तो वो यू से ही वापस पहुंचेगा। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं। मैक्सिमम हाइट का केस आपको पता होना चाहिए। मैक्सिमम हाइट जो वो पहुंचता है वो हमारे पास कितना होता है, मैक्सिमम हाइट इज गिवन बाय यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g के बराबर। ठीक है, मैक्सिमम हाइट जो होता है वो यू स्क्वायर बाय 2g के बराबर रहता है। ये सारे फॉर्म, अब ये तो यार हजारों बार कर लिए होंगे आप लोगों ने, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। आती कहां से है, वही वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू एस, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू एस। यही 3 इक्वेशन है, ये सारी चीजें आप लोग फाइंड करते हैं। टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होती है, हमें ये इन्फॉर्मेशन पता होती है। दूसरी इन्फॉर्मेशन हमें पता होती है कि नीचे की ओर एक्सेलरेशन g के बराबर है। इन दो इंफॉर्मेशन से हम ये सब चीजें फाइंड कर पाते हैं आराम से, कोई इशू नहीं है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन कैसे है, a ball is thrown vertically upward with an initial velocity of 150 meter per second. The ratio of velocity after 3 second and 5 second is x plus 1 divided by x, the value of x. अब velocity की बात कर रहा है कि कितनी velocity। अब देखो सीधी सी बात आपको समझाता हूं मैं कि हमने ग्राउंड से 150 मीटर पर सेकंड से उसको फेंका। क्या होता है ना कि आप इसको इतना भी समझना, What do you mean by acceleration being 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? इसका मतलब है कि वो 10 मीटर पर सेकेंड से डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी हर एक सेकेंड में। कहने का मतलब ये देखो, अगर आपके पास बॉल ऊपर की ओर 150 की स्पीड से जा रही है, इट इज 150 मीटर पर सेकेंड, t इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 1 पर उसकी स्पीड की अगर मैं बात करूं तो उसकी स्पीड जो हो जाएगी वो 140 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? बिकॉज जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और एक्सेलरेशन डिफाइन क्या करते हैं, एक्सेलरेशन बताती है किस रेट से वेलोसिटी चेंज होगी, यानी कि एक सेकेंड में कितने अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंज होगी, दैट इज योर एक्सेलरेशन। अगर आप टाइम 1 सेकेंड लोगे तो ये आपको चेंज इन वेलोसिटी दे देता है। बड़ी सीधी सी बात, जैसे आपके पास एक्सेलरेशन होता है ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, है ना। अगर आप टाइम टेकन 1 सेकेंड ले लोगे तो चेंज इन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा। तो एक सेकेंड में कितनी वेलोसिटी में चेंज आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड का। तो वो 150 से 140 होगी या फिर 160 होगी, कैसे पता चलेगा? अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ऑपोजिट है तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी,
अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम होती तो वो इंक्रीज होती। ये हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। सेम डायरेक्शन में स्पीड बढ़ेगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड धीरे धीरे कम होगी। नाउ ये पॉइंट को आप लोगों को ध्यान रखना। आप अब इस पॉइंट को अगर आप लगाना चाहो तो आप कैसे लगा सकते हो? आप लगा सकते हो, देखो 1 सेकंड में अगर 10 से कम हो रही है तो 3 सेकंड में कितने से कम हो जाएगी? तो अगर आप 3 सेकंड में बात करोगे तो आप कहोगे देखो 150 में से 30 से कम हो जाएगी, है ना? 3 टाइम्स ऑफ 10 30 से कम हो जाएगी, तो आ जाएगा हमारे पास 120 मीटर पर सेकंड। तो ये समझाने के लिए बोल रहा हूं, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा, क्वेश्चन तो एक लाइन का भी नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूं। अगर आप इसी चीज को v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगा के देखोगे ना, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो बेटा ये वही लिखा हुआ है, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन माइनस का 10 है और टाइम 3 सेकंड है। तो आप लोगों को बस इतना सा अगर ध्यान रख लोगे कि भैया 1 सेकंड बाद जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड से चेंज हो जाएगी, बढ़ेगी या कम होगी डिपेंड करेगा डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन सेम है तो बढ़ेगी, ऑपोजिट है तो कम होगी। पार्टिकल ऊपर जा रहा है लेकिन एक्सेलरेशन तो नीचे है ना। अब मुझे बताओ 1 सेकंड बाद 10 से कम हुई, 2 सेकंड बाद 20 से कम हुई, 3 सेकंड बाद 30 से कम हुई, तो यह आ जाएगा 120। 4 सेकंड बाद 40 से कम होगी, 5 सेकंड बाद 50 से कम हो जाएगी, तो आ जाएगा हमारे पास 100 मीटर पर सेकंड। अब इसने खुद ने बोला है कि भैया 3 सेकंड और 5 सेकंड पर जो वेलोसिटी है उसका जो रेशियो है वो x प्लस 1/x के बराबर है। तो ये आ जाएगा 120/100 इज x प्लस 1/x, तो कट जाएगा और ये आ जाएगा 6/5। अब साफ साफ दिख रहा है x प्लस 1/x अगर 6/5 है, दैट गिव्स अस x इज इक्वल्स टू 5। तो x की वैल्यू उसने पूछी है, x की वैल्यू बेटा 5 आ जाएगी। इतनी सिंपल चीज है। अब आप चाहे v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगाओ, चाहे आप कैसे भी लगाओ, कोई इशू नहीं है, ठीक है, सिंपल ना। ये कह रहा हूं क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए, सिंपल क्वेश्चन आते हैं बेटा। ये भी कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन ही है, ज्यादा मेंस टाइप के क्वेश्चन ये इजियर क्वेश्चन में नहीं है। ऐसा नहीं, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये क्वेश्चन, ये सारे मेंस या मेंस लेवल के क्वेश्चन है। तो अगर बिट सेट में आएगा तो इससे नीचे का लेवल ही आएगा, इससे ऊपर का लेवल नहीं आएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन देखो कॉम्प्लिकेट हो सकते हैं लेकिन लेवल ज्यादा नहीं होगा, वही क्वेश्चन यही क्वेश्चंस लगाने, ज्यादा कुछ नहीं लगाने की जरूरत पड़ेगी आपको। आगे देखो, व्हेन पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम सम हाइट, अगर आप पार्टिकल को ऊपर की ओर फेंकते हो किसी हाइट से, मान लेते यू स्पीड से, तो पार्टिकल देखो ऊपर जाता है फिर नीचे आता है ना। तो यहां पर जब वो नीचे पहुंचता है ना, उसकी कुछ स्पीड होती है v। अब अगर आप थोड़ा सा वर्क पावर एनर्जी का यूज कर लो, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का यूज कर लो, तो आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आप लगा नहीं सकते, कि आप काइनेमेटिक्स लगाओगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जैसे मैं लगाता हूं, देखो हमारे पास इक्वेशन होती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी नीचे की ओर है तो मैं बोलूंगा माइनस का v का होल स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की ओर है u का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन बेटा नीचे की ओर होती है तो आप लिखोगे माइनस का g, और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की ओर है। भैया आप इस पोजीशन से इस पोजीशन पर आ रहे हो, तो आप नीचे आए हो तो ये माइनस का h आएगा। तो अब आपके पास यहां से वी स्क्वायर, वी की वैल्यू निकालोगे ना, ये आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2gh का स्क्वायर रूट। तो फाइनल स्पीड आपके पास ये आ जाएगी इतनी। तो अगर आपको स्पीड निकालना हो बेटा, ये आपके साथ, और यही आप लोग वर्क एनर्जी थ्योरम से भी निकाल सकते हो, कि आप कह सकते हो कि यार देखो नेट वर्क डन इज इक्वल, या फिर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी शुड बी फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लगा सकते हो। सिंपल याद रहेगा, आपको कभी भूलोगे नहीं। दूसरी चीज जो हमें रिक्वायरमेंट होती है इसमें होती है टाइम की। पहली रिक्वायरमेंट मैंने आपको लिख दी, टाइम की बात करते हैं। अगर आपको निकालना है कि यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगा है, तो आपको कुछ नहीं करना, टाइम के लिए आप इतना कर दो बस, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगा दो। फाइनल वेलोसिटी, अब बताओ नीचे की ओर है तो फाइनल वेलोसिटी में आएगा माइनस का रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस में 2gh। इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की ओर है तो आएगा प्लस का u,
एक्सेलरेशन हमारे पास माइनस का जी रहेगा और टाइम हमें टी निकालना है। लेट्स इसको मैं t1 बोल देता हूं, ये हमारे पास t1 होगा। तो t1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस में 2gh प्लस में u डिवाइड बाय g। ये हमारे पास टाइम आ गया। इतने समय पर ये बॉल नीचे पहुंच जाएगी। और अगर आप इसको यहां से यहां डायरेक्ट एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाओगे ना, तो आपके पास क्वाड्रेटिक बन जाती है। अब क्या है ना, क्वाड्रेटिक आप इन जनरल तो सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वाई वेस्ट द टाइम। आप यू स्क्वायर प्लस 2gh निकालो, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगाओ, आपका आराम से काम हो जाएगा। मतलब ये लिखा तो यही हुआ ना, v माइनस यू बाई ए, जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस एटी होता है ना, तो जो टाइम लिखा हुआ है ना वो v माइनस यू बाई ए ही लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ है। फाइनल वेलोसिटी इज नेगेटिव, इनिशियल वेलोसिटी इज पॉजिटिव, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। तो आप जब इसको लिखोगे ना, फाइनल वेलोसिटी इज नेगेटिव, इनिशियल वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, तो माइनस 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 कट के आपको दे रहा है वो v प्लस यू बाई जी मैग्नीट्यूड में। तो v प्लस यू बाई जी जो है वो ये लिखा हुआ और कुछ नहीं लिखा हुआ। तो इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम जब क्वेश्चन आता है। तो वैसे तो नहीं आना चाहिए बिट सेट में, बट अगर स्टिल आए तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इतना टफ नहीं है, वो आपको इजी इक्वेशंस दे के भी काम करा सकता है। वही जैसे इसने कहा, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विच रीचेस द ग्राउंड इन 6 सेकेंड। ए सेकेंड बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड। अच्छा, डाउनवर्ड का केस भी अलग है क्या? नहीं, डाउनवर्ड का केस भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आप डाउनवर्ड के केस की बात करोगे ना बेटा, क्या है ना कि जैसे मान लो बॉल है, मैंने इसको नीचे की ओर यू स्पीड से फेंका और ये हाइट h है, यहां पास ग्राउंड है। जब ये यहां पहुंचेगा, इसकी फाइनल स्पीड v, फिर से v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल 2as करो, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। एक्सेलरेशन बेटा नीचे की ओर होगी और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की ओर होगा। और जब आप यहां से सॉल्व करोगे ना, तो वेलोसिटी फिर से आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2gh का स्क्वायर रूट। तो यानी कि जो स्पीड पहले आई थी यहां पर, वही स्पीड अब आ रही है यहां पर। और वर्क एनर्जी थ्योरम भी कुछ ऐसा ही कहती है कि डायरेक्शन मैटर नहीं करे, इनिशियल स्पीड किस डायरेक्शन में मैटर नहीं करेगा, सिर्फ ये मैटर करेगा कि यहां से यहां तक दूरी कितनी है और इनिशियल स्पीड कितनी है। अगर इनिशियल स्पीड सेम है, हाइट सेम है, तो नीचे पहुंचने पर उसकी स्पीड सेम रहेगी। नाउ अगर आप टाइम निकालना चाहते हो तो आप यूज करो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। आप सीधा सीधा कहो फाइनल वेलोसिटी इज माइनस का रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh। इनिशियल वेलोसिटी इस बार नीचे की ओर है, तो आप बोल दो माइनस का u, एक्सेलरेशन माइनस का g, और टाइम t2 ले लेते हैं ना, टाइम t2 ले रहे हैं इस बार। तो ऐसे t2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास u स्क्वायर प्लस में 2gh का स्क्वायर रूट माइनस u डिवाइड बाय g। फर्क क्या है? बस इनिशियल वेलोसिटी के साइन में, पहले v प्लस यू बाई जी था, v माइनस यू बाई जी है, और कोई फर्क नहीं आया, सेम है एग्जैक्टली। और इनफैक्ट आप एक दो चीज ये भी देख सकते हो, अब t1 t2 को मल्टीप्लाई करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, दिस प्लस दिस इंटू दिस माइनस दिस, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे हमारे पास g स्क्वायर आ जाएगा। तो दोनों को प्रोडक्ट करोगे, यू स्क्वायर प्लस 2gh माइनस यू स्क्वायर, 2gh बाई जी स्क्वायर आ जाएगा, तो आ जाएगा 2h बाई जी के बराबर। तो दोनों के टाइम का जो प्रोडक्ट है वो ये रहता है। दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए, दोनों का डिफरेंस कितना है। t1 माइनस t2, इस टाइम में से इस टाइम को निकालोगे तो रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh वाला फैक्टर कट जाएगा, u और u ऐड हो जाएगा, तो आ जाएगा 2u बाई जी के बराबर। तो दिस विल बी इक्वल टू 2u बाई जी के बराबर। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे, ठीक है, याद रखना है सारी बातें। और ये आप ऐसे भी याद रखोगे रूट ऑफ 2h वाला, कि आपके पास रूट ऑफ 2h बाई जी होता था अगर आप h हाइट से ड्रॉप करते हो इनिशियल वेलोसिटी 0 रखते हुए, तो जो टाइम लगता था वो रूट ऑफ 2h बाई जी लगता था। तो ये बेसिकली टी स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी कि ये टी स्क्वायर लिखा हुआ है। ये आपके पास काम आ सकता है। जैसे मान लो इसने बोला मैंने बॉल को नीचे की ओर फेंका, तो उसको मान लो 10 सेकंड लगे,
और जब मैंने बॉल को ऊपर की ओर फेंका, मान लो उसे लगे 20 सेकंड, मान लो ऊपर की ओर फेंका तो 20 सेकंड लगे। तो अगर मैं बॉल को रिलीज कर दूंगा तो कितना टाइम लगेगा? ऊपर की ओर फेंकने पे 20 सेकंड लगा, नीचे की ओर फेंकने पे 10 सेकंड लगा, रिलीज करने पे जो टाइम लगता है वो इन दोनों के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट लगता है, तो वो 200 का स्क्वायर रूट यानी कि 10√2 हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं पिछले कुछ टाइम में, शायद ये भी वैसा सही होना चाहिए। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विच रीचेस द ग्राउंड इन 6 सेकेंड। ऊपर की ओर फेंकने पर जो टाइम लग रहा है वो 6 सेकेंड लग रहा है। A second ball thrown vertically downward from the same position with the same speed reaches the ground in 1.5 seconds. वैसे ही है। A third ball released from the rest. तो मैं यहां पर बेटा इसका डायग्राम बना दे रहा हूं, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, डायग्राम सेज भैया जब मैंने ऊपर की ओर u स्पीड से फेंका तब ये यहां t1 टाइम में पहुंचा। जब मैंने नीचे की ओर u स्पीड से फेंका तब ये यहां पर t2 टाइम से पहुंचा। जब मैंने उसको उसी हाइट से रिलीज किया तब उसने जो टाइम लिया वो t लिया। ये जो टाइम होता है ना, ये टाइम होता है √2h/g, और √2h/g इज इक्वल टू √t1 t2। ये तो अभी मैं दिखा के आऊं आपको। तो अगर t1 ये है, t2 ये है, तो अगर आप उसको बॉल को रिलीज कर रहे हो तो जो टाइम होगा वो √t1 t2 होगा, और ये हो जाएगा 6 × 1.5 इज 3/2, तो आ जाएगा 3 सेकेंड्स। देख रहे हो, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, और ये क्वेश्चन होता है स्टैंडर्ड क्वेश्चन के, भैया ये पूछ सकता है, डायरेक्ट पूछेगा, आपको डायरेक्ट आंसर आना चाहिए। अब इसको सॉल्व करने बैठे तो बेटा टाइम वेस्ट है, प्रॉपर टाइम वेस्ट है। ये चीजें आपको ऑलरेडी आइडिया होना चाहिए हमेशा। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट इट सेज कि हमारे पास बैलून वाज मूविंग अपवर्ड विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक बैलून है जो कि ऊपर की ओर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। एन ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनाइट मास इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द बैलून व्हेन इट वाज एट ए हाइट ऑफ 75 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। द हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड व्हेन ऑब्जेक्ट स्ट्राइक्स द ग्राउंड वाज अराउंड। ओके, इसको थोड़ा सा समझते हैं, लाइन वाइज चल रहा हूं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं डायग्राम बनाता जा रहा हूं, ध्यान से देखते जाना। ये थोड़ा सा टफ साइड वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा मेहनत वाला क्वेश्चन है। एक बारी में नहीं होगा, एक बारी मतलब कि आप कहो कि एक लाइन में हो जाए वैसा क्वेश्चन नहीं है, आपको उसका डायग्राम बना के समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। डायग्राम देखो, उसने बोला एक बैलून है, हॉट एयर बैलून जैसा होता है ना, मान लो मैं ऐसे सा उसको रिप्रेजेंट कर देता हूं कि ये बैलून है, ये ऊपर की ओर जा रहा है कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड से। और किसी इंस्टेंट पर ये 75 मीटर पर है ऑलरेडी, है ना, इट इज 75 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। द हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द, अच्छा इस इंस्टेंट पे एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया। अब ऑब्जेक्ट ड्रॉप करने का मतलब क्या होता है ना, आप देखो, यदि मान लो मैं बाइक पे जा रहा हूं और मैं बाइक पे कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर देता हूं, तो अगर मेरी स्पीड आगे की ओर 50 किलोमीटर पर आ रहा है ना, तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड भी आगे की ओर, क्योंकि मेरे हाथ में 50 किलोमीटर पर आ रही होगी, जब मैं उसको छोड़ूंगा उस इंस्टेंट पर मेरी स्पीड और ऑब्जेक्ट की स्पीड सेम रहेगी। यही कंसेप्ट आपको बैलून में भी लगाना। अगर बैलून नीचे से ऊपर जा रहा है, मान लो बैलून नीचे से ऊपर जा रहा है, अगर वो बॉल को मैं ऐसे पकड़ रहा हूं, है ना, और बॉल को मैंने छोड़ दिया, तो अगर मेरी स्पीड ऊपर की ओर 10 मीटर पर सेकंड है, उस ऑब्जेक्ट की भी स्पीड ऊपर की ओर 10 मीटर पर सेकंड होगी। तो सारा का सारा जो क्वेश्चन है ना, वो इसी पॉइंट पे बेस्ड है कि आप ये छोटी सी बात समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो कि ऑब्जेक्ट भी ऊपर 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट ऊपर जाके नीचे गिर जाएगा, लेकिन बैलून ऊपर जाता जाएगा। तो बैलून कितने समय ये ऑब्जेक्ट कितने समय बाद यहां पहुंचेगा, अगर मुझे ये निकालना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले फाइनल स्पीड निकालूंगा। फाइनल स्पीड का फॉर्मूला बेटा दिमाग में रखो, u² + 2gh होता है। फाइनल इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगा 100, 2 × 10 × हाइट उसने बोला 75, 75 × 2 150, 150 × 10 1500, 1500 और 100 1600, कितना हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया आपके पास फाइनल स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अब मुझे क्या चाहिए, टाइम चाहिए। टाइम के लिए मैंने आपको बताया यूज करो v = u + at, लेकिन अंधाधुंध नहीं भाई,
बिना साइन के आप v इज इक्वल टू यू प्लस एटी नहीं लगा सकते हो, अंधाधुंध काम नहीं चलेंगे, साइंस का ध्यान रखना है, कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव। अच्छा बताओ, फाइनल वेलोसिटी नीचे की ओर है तो आप पॉजिटिव नेगेटिव सोचोगे ना, तो नीचे की ओर है तो यह आएगा -40, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की ओर है तो आप लिखोगे +10, एक्सेलरेशन नीचे की ओर होती है और टाइम हमें चाहिए, तो -40 उधर ले जाओगे 50, तो आ जाएगा हमारे पास 10t इज इक्वल्स टू 50, तो टाइम आ गया बेटा हमारे पास 5 सेकेंड। मतलब यहां से यहां बॉल को आने में कितना समय लगा? 5 सेकेंड। क्वेश्चन ये नहीं पूछा कितना समय लगा, क्वेश्चन ये पूछा कि द हाइट ऑफ द बैलून, जो ये वाला बैलून है इसकी हाइट हमें बतानी है, ये जो बैलून है ये कहां पर होगा। तो देखो ये बैलून 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और ये अगर मैं इसको हाइट स्मॉल h नाम दे दूं तो जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, टाइम है 5 सेकंड यानी कि 50 मीटर। तो बैलून जो है वो फर्दर 50 मीटर और चला जाएगा, बट अगेन दैट इज नॉट द क्वेश्चन। द हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से कितनी ऊपर है बैलून जो है वो ग्राउंड से, हमारे पास टोटल जो हाइट है वो हमें चाहिए, तो टोटल हाइट फ्रॉम द ग्राउंड विल बी 75, तो पहले ही था 50 और चला गया तो आ जाएगा 125 मीटर के बराबर। तो ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है, और ये वाले जो टॉपिक है इससे क्वेश्चन कम ही आते हैं, पर अगर आता है तो यही कुछ 4-5 चीजें हैं जो कि आपसे पूछेगा। टाइम के बारे में बात कर सकता है या फिर इस तरीके से बैलून से फेंक दिया ऐसा कुछ कर दिया, ये सब पूछेगा, ज्यादा इसमें कुछ नहीं होता। ठीक है, इन सब बातों का बेटा ध्यान रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है क्वेश्चंस करने में। तो मेजर जो टॉपिक है वो आपके यही है। इसके बाद आता है ग्राफ ऑफ काइनेमेटिकल क्वांटिटीज। ग्राफ्स पे जाने से पहले मैं आपको बड़ी सिंपल सी चीज बता देता हूं 2-4, कि आपको इतना पता होना चाहिए कि dy/dx का मतलब होता है स्लोप ऑफ ग्राफ, है ना, और y/dx इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया ऑफ ग्राफ। तो मैं इस चीज को, और जो यहां पर मैंने आपको बताया था, ज्यादा ही ऊपर बताया था, इस चीज को कंबाइन करने वाला हूं। देखो अगर xt ग्राफ है मैं dx/dt निकालता हूं तो मैं स्लोप निकाल रहा हूं, लेकिन अगेन dx/dt तो वेलोसिटी होता है, यानी कि xt ग्राफ में स्लोप जो होती है वो वेलोसिटी होती है। ये छोटे से कॉम्बिनेशन अगर आप करना सीख जाओगे तो आपको ग्राफ्स में कभी कोई टेंशन नहीं आएगी। तो ये दो चीजों का मैं ध्यान रखते हुए आपको ये सारी चीजें बताने लगा हूं, तो ध्यान से देखना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बड़ा सिंपल सी चीज है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की मैं बात करूं, एक्सटी ग्राफ की मैं बात करूं। देखो एक्सटी ग्राफ में क्या होता है ना, एक्सटी ग्राफ की अगर आप बात कर रहे हो तो इसमें आपको एक चीज समझनी है कि अगर आप dx/dt करोगे, वो हमारे पास वेलोसिटी भी होता है, वो हमारे पास स्लोप भी होता है, तो वेलोसिटी हमारे पास क्या आ जाता है, स्लोप के बराबर आता है। इतनी सी चीज अगर आप समझ गए तो काम हो गया। जैसे कि इसने बोला है नो लाइन कैन एवर बी परपेंडिकुलर टू द टाइम एक्सिस बिकॉज इट इंप्लाइज इनफाइनाइट वेलोसिटी। बिल्कुल सही बात है, अगर कोई लाइन ऐसे है इसका मतलब यही तो हुआ ना कि भैया इनफाइनाइट वेलोसिटी, कि स्लोप इस केस में, ऐसी लाइन की स्लोप तो इनफाइनाइट ही होती है ना। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एट ए पॉइंट गिव्स वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट दैट इंस्टेंट। बड़ी सीधी सी चीज है, इससे ज्यादा उसमें कुछ भी नहीं होता ग्राफ में। जैसे फॉर एग्जांपल स्लोप, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, मतलब वो चेंज नहीं हो रही है, पार्टिकल आगे पीछे नहीं जा रहा है, तो यहां पे स्लोप 0 तो यानी कि स्पीड 0, यहां पे स्लोप पॉजिटिव है यानी कि वेलोसिटी पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। क्योंकि देखो ग्राफ ऐसे होता है तो स्लोप चेंज होती है, ग्राफ ऐसे होता है तो स्लोप चेंज होती है, लेकिन इस केस में स्लोप चेंज नहीं हो रही है, चेंज इन केसेस में हो रही है। अब देखो जरा, यहां पर स्लोप ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करना था ना, यहां पे स्लोप ऐसे है, यहां पे धीरे 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 स्लोप क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ये स्लोप ज्यादा होती है, ये स्लोप कम होती है, तो यहां पे कम है, धीरे 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 ऐसे इंक्रीज होती है। तो पहले ज्यादा है, धीरे धीरे कम हो रही है, तो हमारे पास स्लोप डिक्रीज हो रही है यानी कि स्पीड डिक्रीज हो रही है।
तो इस केस को देख के आप बोल सकते हो पार्टिकल जो है वो धीरे धीरे रुकता जा रहा है। वहीं अगर आप इधर आओ, पहले ये ऐसे है, फिर धीरे धीरे स्लोप बढ़ती है। टेंजेंट टेंजेंट इमेजिन करो कि पहले ऐसे है टेंजेंट, फिर टेंजेंट ऐसे है, फिर टेंजेंट ऐसे है, तो टेंजेंट जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, यानी कि स्लोप बढ़ती जा रही है। स्लोप बढ़ती जा रही है मतलब स्पीड बढ़ती जा रही है। तो हमारे पास इस केस में स्पीड बढ़ रही है, तो इस सिचुएशन में पार्टिकल जो है एक्सेलरेट हो रहा है और धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। ये सब छोटे मोटे पॉइंट्स जो है ना आपको डायरेक्ट दिख जाया करेंगे। यहां पर एक्सेलरेशन जैसे यहां पर स्लोप कम हो मतलब स्पीड कम हो रही है तो वो रिटार्ड कर रहा है, यहां पर स्पीड बढ़ रही है तो वो इंक्रीज कर रहा है, बस सिंपल सी चीज। और यहां पर जैसे उसने बोला इस तरीके से स्लोप ही नेगेटिव है। व्हाट डज दिस मीन? स्लोप नेगेटिव होने का मतलब है कि पार्टिकल ऑपोजिट आ रहा है। ऐसे पॉजिटिव होती है स्लोप, ऐसे नेगेटिव होती है। नेगेटिव स्लोप का मतलब है कि पार्टिकल जो है वो वापस आने जा रहा है। मतलब अगर उस डायरेक्शन में उसकी डिस्प्लेसमेंट है तो इस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी हो जाएगी, क्योंकि वो वापस आ रहा है। अब देखो ना, पहले अगर वो 50 मीटर पे था, 50 से वो 40 आया, 30 आया, 20 आया, तो धीरे धीरे उसकी पोजीशन कम होती जा रही है, यानी कि वो वापस आ रहा है। नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव वेलोसिटी। ओके, ये पॉइंट्स हैं। फिर हमारे पास आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ध्यान रखना, अगर आप डीवी बाई डी करते हो, डीवी बाई डी हमारे पास दो, एक एक्सेलरेशन होता है और ये हमारे पास स्लोप होती है। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन होती है वो स्लोप के बराबर हो जाती है, फाइन। लेकिन डीवी बाई डी में एक चीज और भी मिलती है मुझे, अगर आपको याद हो कि वी dt इंटीग्रेशन की अगर आप बात करोगे, वी dt इंटीग्रेशन हमारे पास एरिया ऑफ ग्राफ भी होता है और साथ ही साथ वी dt इंटीग्रेशन हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी होता है। तो आपके पास वी dt ग्राफ से दो, वी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से दो चीजें मिल सकती हैं। अगर आप स्लोप चेक करोगे तो वो एक्सेलरेशन देगा, लेकिन अगर आप एरिया चेक करोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट दे देगा। जैसे कि यहां पे देखो, स्लोप जीरो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप जीरो, तो यानी कि एक्सेलरेशन जीरो। लेकिन व्हाट अबाउट डिस्टेंस? अब आप इसको सोचना, मान लो इसकी वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड थी और वो कांस्टेंट थी, और वो मूव करता है 10 सेकंड के लिए। अब बताओ, कोई भी ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से 10 सेकंड के लिए चलेगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी? 10 × 10 100। और वहीं अगर आप इसका एरिया निकालोगे, वो एरिया कितना हो जाए? 10/10 करोगे 100। तो आपके पास एरिया आपको क्या दे दे रहा है? डिस्प्लेसमेंट दे दे रहा है। स्लोप आपको क्या दे दे रही है? एक्सेलरेशन दे दे रही है। ये दो चीजों का ध्यान रखोगे तो वीटी ग्राफ में आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अब ग्राफ में स्लोप बढ़ रही है, कम हो रही है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे स्लोप जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो है, यहां पर स्लोप कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ऐसे ना, कांस्टेंट हमेशा हर पॉइंट पे सेम टेंजेंट बनेगा। यहां पर धीरे धीरे स्लोप कम होती जा रही है तो यहां पर एक्सेलरेशन कम होती जा रही है। पहले एक्सेलरेशन मान लो 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी, फिर वो 40 हो गई, फिर वो 30 हो गई, 20 हो गई, 10 हो गई। एक्सेलरेशन की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है यहां पे, ठीक है। वहीं अगर मैं इसकी बात करूं, स्लोप धीरे 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 बढ़ रही है। वीटी ग्राफ की स्लोप, ये वेलोसिटी है बेटा, ये वेलोसिटी है, ठीक है, ये एक्सेलरेशन है। तो वीटी ग्राफ में हमारे पास स्लोप बढ़ रही है तो यानी कि हमारे पास एक्सेलरेशन बढ़ रही है। इसमें स्लोप नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, मतलब अगर वो उस तरफ जा रहा है तो उसकी धीरे धीरे स्पीड कम होगी, एक टाइम बाद वो रुक जाएगा और फिर वापस आने लग जाएगा। जैसे यहां पर देखो, स्पीड पहले 20 है, फिर हमारे पास 18 हुई, फिर हमारे पास 16 हुई, फिर हमारे पास 14 हुई, तो धीरे धीरे स्पीड जो है वो कम होती जा रही है। स्पीड कम होती है रिटार्डेशन के केस में। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो यानी कि वेलोसिटी इधर, तो एक्सेलरेशन उसके ऑपोजिट, यानी कि स्पीड कम होगी और वो अपने ग्राफ से दिख जा रहा है, ठीक है ना। इसने बोला है नो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैन एवर बी परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस बिकॉज इट इंप्लाइज इनफाइनाइट एक्सेलरेशन। ऑब्वियसली अगर ऐसा ग्राफ बन जाएगा तो इनफाइनाइट एक्सेलरेशन हो जाएगी, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। The area of velocity time graph with time axis represents the displacement of the body। मतलब अगर मैं यहां पर कोई भी एरिया की बात करूं, वो हमेशा मुझे क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट देगा। वीटी ग्राफ में एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन। लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, आपको बता तो दिया ही है मैंने। तो कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, सिंपल सिंपल से। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है?
The velocity time graph of a body moving in a straight line is shown in the figure. The ratio of displacement to distance traveled by the body in 0 to 10 seconds is okay. देखो ध्यान से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है। क्या होता है ना कि देखो, अगर वेलोसिटी प्लस का 8 है तो दैट मीन्स आप राइट साइड जा रहे हो, अगर वेलोसिटी माइनस का 4 है तब आप माइनस यानी कि लेफ्ट साइड जा रहे हो। तो क्या होता है ना कि अगर आप डिस्टेंस की बात करो, जैसे अगर मैं 10 मीटर आगे जाके 2 मीटर पीछे आता हूं, डिस्टेंस में ये दोनों चीजें ऐड हो जाती है, 10 + 2 12, मैं 12 मीटर चला हूं। लेकिन वही डिस्प्लेसमेंट की बात की जाती है तो 10 मीटर में आगे गया, 2 मीटर में पीछे आया, तो मैं 8 मीटर की डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं यहां पे। तो अब जैसे एरिया 8 to the 16, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 × 4 8, ये हो जाएगा हमारे पास 4 4 16, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 4 8। अब गौर से देखो, जब पॉजिटिव वेलोसिटी है तब मैं राइट साइड जा रहा हूं, जब नेगेटिव वेलोसिटी है मैं वापस आ रहा हूं। मतलब पहले मैं 16 मीटर आगे गया, फिर मैं 8 मीटर पीछे आया, फिर मैं 16 मीटर आगे गया, फिर मैं 8 मीटर पीछे आया। तो बहुत सीधी सी बात है, अगर मुझे रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस की अगर आप बात करोगे, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 16 - 8 + 16 - 8, तो वो आ जाएगा 16 के बराबर। डिस्टेंस में सारा ऐड हो जाएगा, 16 + 8 16 + 8, तो आ जाएगा हमारे पास 3 टाइम्स ऑफ 16, तो आ जाएगा बेटा मेरे पास 1:3। बड़ा सिंपल सा, तो 1:3 विल बी द करेक्ट आंसर। तो आपको बस ग्राफ्स समझने हैं कि ग्राफ कहना क्या चाहता है। मैथ्स पढ़ चुके हो बेटा, आपने 12th की मैथ्स तो पढ़ ही लिए है ना, बोर्ड है, अगर आप ड्रॉपर में भी हो तो भी आप लोगों ने 12th की मैथ्स अच्छे से पढ़ी है, नहीं भी है 12th में हो तो आपने ऑब्वियसली एनसीईआरटी तो करी होगी, और एनसीईआरटी में आपका पूरा का पूरा ग्राफ्स के बारे में जरूरत पड़ती है। ऑब्वियसली आप एप्लीकेशन और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों पढ़ते हो, उसमें ग्राफ ही ग्राफ चलता है, बहुत सारे ग्राफ चलते हैं, तो वो चीजें आप लोगों को यहां पर थोड़ा सा अप्लाई करना शुरू करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहा था पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर 2 स्टूडेंट्स ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल टू देयर होम्स आर शोन इन द फिगर। तो ए लिव्स क्लोजर टू स्कूल, चलो ये चेक कर लेते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर 2 स्टूडेंट ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम द स्कूल टू देयर होम आर शोन इन द फिगर। तो देखो क्या हो रहा है, पहले तो मैं बात कर रहा हूं ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। अब आप ए को देखो, ए ने ओ से स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट किया और यहां पर वो घर पहुंच गया, लेकिन बी ने कुछ देर बाद स्टार्ट किया, ये इसने 0 सेकंड पे स्टार्ट कर दिया, मान लो इसने 5 सेकंड पे स्टार्ट किया, लेकिन बी जो है उसका घर यहां पर आया, मतलब अगर ये हमारे पास 50 मीटर है तो ये हमारे पास 60 मीटर होगा, तो बी को ज्यादा चलना पड़ा, ए को कम चलना पड़ा। तो ए लिव्स क्लोजर टू स्कूल, यस, बी लिव्स क्लोजर टू स्कूल, नो, क्योंकि बी दूर है। ए टेक्स लेसर टाइम टू रीच। अब ए को अगर आप देखोगे, ए ने हमारे पास लिए मान लो 15 सेकंड, लेकिन बी ने लिए वहीं 10 सेकंड, क्योंकि बी जो है 5 से 15 सेकंड के बीच में मूव कर रहा है, तो बी ने 10 सेकंड लिए, तो ए टेक्स लेसर टाइम इज रॉन्ग। ए ट्रेवल्स फास्टर देन बी इज ऑल्सो रॉन्ग। अच्छा रुको, ए ज्यादा टाइम ले रहा, तो ए ट्रेवल्स फास्टर देन बी ट्रेवल्स, अच्छा कौन तेज चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जिसकी स्लोप ज्यादा हो गया, आपको दिख रहा है बी वाले की स्लोप ज्यादा है, बी वाला ज्यादा डिस्टेंस चल रहा है कम समय में, तो बी जो है वो तेज चलेगा ए से, ये गलत हो जाएगा। तो हमारे पास जो ए और ई वाला ऑप्शन है वो हमारे पास सही हो जाएगा, तो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। अब देख रहे हो आपको इसमें क्या, उसने क्या किया, उसने कोई आपसे न्यूमेरिकली कोई वैल्यू नहीं पूछी, उसने आपसे ऐसा कुछ नहीं पूछा जो कि आपको सॉल्व करना पड़े, वो बस आपको देखना चाह रहा है कि आपके ग्राफ देख के समझ भी पा रहे हो क्या क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो उतनी इंफॉर्मेशन अगर आप ग्राफ से निकाल पा रहे हो तो आपका काम बेटा डन है, आपको इससे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके। तो अब मैं आपको एक कन्वर्जन वाला और ग्राफ करा देता हूं। कन्वर्जन वाला ग्राफ कैसे, देखो जैसे बोल रहे
velocity displacement graph of a particle is shown in the figure. The acceleration displacement graph of the same particle is represented by vx ग्राफ दिया हुआ है, इसमें से ax ग्राफ चूज करना है। अगर आप इस ग्राफ को देखो, आपको अगर स्लोप चाहिए तो आप ये वाला एंगल अगर अल्फा ले लो तो माइनस का tan अल्फा के बराबर होगी। हाँ, ये तो आप लोग एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल पढ़ के आए होंगे कि अगर ये tan थीटा इज माइनस ऑफ tan अल्फा, मतलब अगर मुझे स्लोप चाहिए तो स्लोप की वैल्यू tan ऑफ थीटा के बराबर होगी, और वो हमारे पास माइनस ऑफ tan अल्फा हो जाएगा, और वो मेरे पास हो जाएगा माइनस ऑफ v नॉट बाय x नॉट के बराबर। तो मेरे पास स्लोप आ गया। अगर मुझे इसकी इक्वेशन चाहिए, मैं y इज इक्वल टू mx प्लस सी का प्रयोग करूंगा और मैं बोलूंगा देखो y इज इक्वल टू mx प्लस सी होता है, y एक्सिस पे मेरे पास वेलोसिटी है, x एक्सिस पे मेरे पास पोजीशन है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप विच इज माइनस ऑफ v नॉट बाय x नॉट टाइम्स x प्लस में y इंटरसेप्ट। ये कर्व y एक्सिस को v नॉट पे कट कर रहा है तो आ जाएगा प्लस में v नॉट। ये v एज ए फंक्शन ऑफ x आ गया। उसने मांगा है a एज ए फंक्शन ऑफ x। अब ये जो आपसे चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि देखो मैंने आपको v एज ए फंक्शन ऑफ x दे दिया, आप मुझे a एज ए फंक्शन ऑफ x का ग्राफ दो। तो पहले मैं इक्वेशन बना लेता हूं। अब vx में रिलेशन है, a होता है हमारे पास v dv बाई dx, dv बाई dx हमारे पास बीइंग द स्लोप, मतलब आप ऐसे dv बाई dx निकालो डायरेक्ट, dv बाई dx इज माइनस ऑफ v नॉट बाय x नॉट, और ये तो स्लोप ही होती है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ऐसे करना है, देखो एक्सेलरेशन बीइंग v dv बाई dx, वेलोसिटी मेरे पास ये पूरा है माइनस ऑफ v नॉट बाय x नॉट टाइम्स x प्लस में v नॉट मल्टीप्लाइड बाय dv बाय dx विच इज माइनस ऑफ v नॉट बाय x नॉट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो एक्सेलरेशन क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया मेरे पास दिस इंटू दिस हो जाएगा v नॉट स्क्वायर बाय x नॉट स्क्वायर टाइम्स x, और ये आ जाएगा माइनस का v नॉट स्क्वायर बाय x नॉट। अब अगर आप देखोगे स्लोप पॉजिटिव है, लेकिन आपके पास जो y इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव है। अब मुझे बस इतना बता दो, स्ट्रेट लाइन में पॉजिटिव स्लोप, क्या इसमें स्लोप पॉजिटिव है? नहीं। क्या इसमें स्लोप पॉजिटिव है? नहीं। क्या इसमें स्लोप पॉजिटिव है? नहीं। इसमें स्लोप पॉजिटिव है और y इंटरसेप्ट नेगेटिव है, तो इससे ज्यादा तो आपको कुछ चाहिए ही नहीं। तो बेटा ये आपके पास उस केस में जवाब आ गया। तो आपको इस तरीके से कन्वर्जन ग्राफ के पता होने चाहिए। नाउ इसमें जो रिलेटिव मोशन का पार्ट है, देखो रिलेटिव मोशन हम लोग 2D और 1D के सेम साथ में क्वेश्चंस कर लेंगे रिलेटिव मोशन में, और आपको कुछ होमवर्क दिए हैं। दीज होमवर्क्स आर जनरली PYQs फ्रॉम JEE मेंस, ठीक है, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूं देखो बिट सेट के डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं मिलते, बिट सेट के डायरेक्ट क्वेश्चंस आर टफ। रिलेटिव मोशन वाला पार्ट मैं आपको 2D के साथ थोड़ा सा करा दूंगा, लेकिन नहीं मतलब हम लोग कवर करते जाएंगे सारी चीजें, अगर कोई रह भी जाएगा तो अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे, आप लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम का क्लिक करा दूंगा मैं। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है जितना पढ़ाया उसको पूरा करना है, ठीक है। अब जैसे रिलेटिव मोशन है उसमें 1D में क्वेश्चन नहीं है, देखो 2D में ही है, तो 2D का रिलेटिव मोशन हम लोग 2D में करेंगे, ठीक है ना। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं और साथ ही साथ उसके आंसर्स भी आपको नीचे मिल जाएंगे, सबके आंसर्स आपको नीचे लिखे हुए मिल जाएंगे। तो देयर आर सम क्वेश्चंस जो कि आपको सॉल्व करने हैं। जितने क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, दिस विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। अभी आपका पहला लेक्चर है, आप लोगों ने पूरा इसको देखा होगा, आई होप। आप लोगों को बस एक काम करना है कि देखो बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं हमारे पास। आई जस्ट वॉन्ट कि आप अपना फीडबैक दो, और फीडबैक में ये देना है कि आप लोग कमेंट में मुझे बताना है कि कौन सा पार्ट आप लोगों का वीक है, मतलब आप लोगों को थ्योरी एक्स्ट्रा चाहिए, आपको क्वेश्चंस एक्स्ट्रा चाहिए। क्योंकि देखो प्रैक्टिस तो हम लोग, अगर आप पहले किसी भी बैच में इन्वॉल्व थे, प्रैक्टिस हम लोग खूब कराते हैं, है ना। लेकिन इस बैच में अब मुझे जानना है कि किस टाइप के ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, किस टाइप की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, ताकि मैं थोड़ा सा कैलिब्रेट कर सकूं अपने लेक्चर्स को। तो आप लोगों को सबसे पहला काम यही करना है, आपने पूरा लेक्चर देख लिया, आपने आई होप नोट्स वगैरह बनाए होंगे, नहीं भी बनाए होंगे तो थोड़ा बहुत शॉर्ट नोट्स आपने लिखे होंगे। आप इसको देखो पूरा, आप देखो कि आपको इससे कितना बेनिफिट हुआ है, कौन सी चीजें आपको लगता है कि अभी मुझे और करने की रिक्वायरमेंट है। प्रैक्टिस बेटा आप ही की रहेगी, क्रैश कोर्स में क्लास में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं हो सकती, प्रैक्टिस हमेशा आप ही की रहेगी। लेकिन उसके अलावा आप लोगों को बताना है कि आप लोगों को
और क्या ऐसी चीज मिल सकती है जिससे आपको थोड़ा और बेनिफिट हो। ठीक है, तो मैं आपको ओपन, ये आज के लेक्चर के लिए मैं आपको ओपन दे रहा हूँ कि आप लोग मुझे थोड़ा सा अच्छे से इन्फॉर्म करो कि सर हमें ये और चीज हेल्प कर सकते हैं। बिकॉज देखो मैं क्रैश कोर्स बहुत लंबे टाइम से पढ़ाता आ रहा हूँ, 99% ऑफ द चीजें इसमें कवर होती हैं, क्योंकि इससे ज्यादा टाइम नहीं होता, इससे कम फायदा नहीं होता। आई नो दैट वेरी वेल, बहुत लंबे टाइम से मैं देख रहा हूँ। स्टिल अगर आपके कोई भी रिमार्क्स हैं कि सर हाँ ये एक एक्स्ट्रा चीज या ये फिर ये चीज कम कर सकते हैं, तो वो दोनों चीजें आप लोग मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो, ताकि मैं उस हिसाब से कैलकुलेट करूंगा। 90% आई फील लाइक कि आप लोगों को ये चीज कवर मिल जाएगी, सब कुछ चीजें हो जाएंगी। प्रैक्टिस बेटा फिर बोल रहा हूँ आप ही की रहेगी, टेस्ट सारे देने हैं, क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व करने हैं, और इतना आई गेस सफिशिएंट रहेगा अपने लिए। ठीक है, फिर बिट सेट जैसे आपका जेईई मेंस खत्म होगा, बिट सेट के लिए फिर हम लोग जम के तैयारी कर पाएंगे और ज्यादा। ठीक है, तो ठीक है बेटा, फर्स्ट लेक्चर के लिए इतना ही, अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, बड़े से पढ़ाई करते रहो।